जब वो बिलीव करते हैं, राइट, वो बिलीव पूरा ही करते हैं, तो वो 10, 12, 15% तक भी एक ही स्टॉक, एक ही कंपनी, एक ही थीम में एक बड़ा पैसा एक साथ में डालते हैं। बट लोगों का क्या, ये लोग सब आए हैं पिछले 5 साल में, और पिछले 5 साल में जब भी मार्केट गिरता है, अगर आपने इन्वेस्ट किया तो जनरली ऊपर आ जाता है। बट अगर यही चीज़ आपने 2013 में देखा, या अगर आप 2008 में जाते हो, या अगर आप 2003 में जाते हो, तो ऐसे कभी हुआ नहीं था कि गिरते ही ऊपर आ जाते हैं। गिर के आता है ऊपर, बट उसको 5 साल लग जाते हैं। I can say 90% of the financial influencers don't have the experience, और वो आज की तारीख में हार्मफुल है। मेरे को ये कभी समझ में नहीं आता है कि जस्ट बिकॉज एक सेलिब्रिटी इन्वेस्ट करता है, जिसको कोई आइडिया नहीं है मार्केट के बारे में, कोई स्टॉक के आइडिया नहीं है, आपको क्यों इन्वेस्ट करना है? जब उसको खुद को ही नहीं पता है, तो आप उसको क्यों फॉलो कर रहे हो? स्विगी का स्टोरी ये है, जिसने भी डाला है, आज उन्होंने पैसे कमाए नहीं है, आज उनका पैसा कम से कम 40 से 50% डाउन है। देखो, गोल्ड होता है, एक चीज़ होता है कंजम्पशन के लिए, और एक होता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ओके, क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी ज्वेलरी जो है इन्वेस्टमेंट है, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपका जो कंज्यूम्ड गोल्ड है, उसका जो वैल्यू है इन्वेस्टेड गोल्ड से हमेशा कम रहेगा। जनरली जैसे धवानी जी के साथ तो आई हैव बीन क्वाइट क्लोज टू देयर फैमिली एज वेल। हाय गाइस, वेलकम टू मनी टॉक्स बाय ग्रो। मेरा नाम है नेहा और आज हमारे साथ हैं आनंद के राठी, जो कि मीरा मनी के को फाउंडर हैं। आनंद ने बहुत सारे एच.एन.आई. इन्वेस्टर्स और वेल्दी इन्वेस्टर्स को गाइड किया है कि उन्हें अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और तकरीबन 22 सालों से ये वो करते हुए आ रहे हैं। तो आप गेस कर सकते हैं कि उनके पास काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, उनको मार्केट का बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एच.एन.आई. इन्वेस्टर और एक रिटेल इन्वेस्टर की सोच में सबसे बड़ा फ़र्क आपने इतने सालों में क्या देखा है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जिसमें आपने भी एक वर्ड यूज़ किया है, वो है माइंडसेट। जो वेल्दी इन्वेस्टर बनता है या ऑलरेडी बन चुका है, उसके दिमाग का जो सोचने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट होता है फ्रॉम अ न्यू और एन एग्जिस्टिंग रिटेल इन्वेस्टर। और वो सोच ऐसे सोचता है कि ये जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है लाइफ में। समझ लो, ये मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए है, ये मेरे घर के लिए है, ये मेरे फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए है। बेसिकली ये 3-4 चीज़ें के लिए ही लोग पैसे कमाते हैं। तो जब वो प्लान करता है कि चलो अगले 10 साल में मुझे रिटायर होना है, या अगले 5 साल में मुझे अपने बच्चे को यूएस भेजना है पढ़ाई के लिए, तो वो एक बार सोच लेता है, तो उस प्लान के हिसाब से वो चलता रहता है। तो ऐसे नहीं है कि कोई भी प्लान सीधा साधा ऊपर ही जाता रहता है, राइट। देयर विल ऑलवेज बी चेंजेस टू द प्लान, कि कभी ऊपर जाता है मार्केट, कभी नीचे आता है, पोर्टफोलियो भी नीचे आ जाता है। तो जब वो एक बार सोच लेता है कि आई वॉन्ट टू कीप दिस मनी मेरे एक ऑब्जेक्टिव के लिए, वो उसको स्टिक करता है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स मैंने देखा है, काफ़ी टाइम हड़बड़ा जाते हैं, कभी लेफ़्ट जाते हैं, जब मार्केट राइट जाता है तो वो लेफ़्ट चले जाते हैं, जब मार्केट गिरता है तो वो निकाल देते हैं। वो जो माइंडसेट शिफ्ट है, वो मैंने एक बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है कि ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स वर्सेस एच.एन.आई. इन्वेस्टर्स में काफ़ी डिफरेंस पैदा करता है अपने पोर्टफोलियो में। समझ पा रही हूँ। और आई थिंक ये बहुत बड़ा गैप है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। तो आज मान लीजिए अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है या कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने जा रहा है, अगर वो चाहता है कि वो इस माइंडसेट को फॉलो करे जिसकी वजह से वो आगे इन फ्यूचर सक्सेस देख पाए, तो क्या उसके लिए पॉसिबल है? क्या वो स्टार्टिंग में ही इस माइंडसेट को फॉलो करना शुरू कर सकता है, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ है जो मे बी शायद आपको सालों के बाद जब एक्सपीरियंस होता है तब आप कर पाते हैं? नहीं, दोनों हो सकता है। ऐसे नहीं कि आपको सब कुछ ही लर्न करना है, आप दूसरों से भी लर्न कर सकते हो, और खुद जैसे बोलते हैं ना, गिर के भी आप ऊपर आ सकते हो। पर मेरे हिसाब से जब गिरना ही क्यों है, जब आप सीख सकते हो लोगों से, ये सीख सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, जो आज के जो जनरेशन्स है, आप पिछले 10 साल में जो मार्केट में एंट्री किया है, उसका प्रॉब्लम ये है कि उसको लगता है कि अगले एक एक्सेल शीट में कैलकुलेशन डाल के दे देते हैं लोग कि 10,000 का SIP करो, इतने साल में आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। वो एक्चुअली रियल लाइफ में होता भी है, बट वो कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। अगर आपको 1 करोड़ बनाना है, तो आपका जो 1 लाख का पोर्टफोलियो पहले 80,000 होके फिर 2 लाख होता है। लोगों को लगता है वो 1 लाख से 1,20 होगा, 1,20 से 2 लाख होगा। ऐसे कभी होता ही नहीं है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो लोग काफ़ी इन्फ्लुएंसर के हिसाब से देख के आ जाते हैं, वो इशू है इस गैप का,
जो आप बोल रहे थे ना, वो गैप, बिहेवियरल गैप का यही बड़ा इशू है कि लोगों को लगता है सब कुछ स्ट्रेट लाइन में जाता है, वो एक्चुअली होता नहीं है। तो अगर आप पहले दिन से प्रिपेयर्ड हो कि जो मैंने पैसा आज इन्वेस्ट किया है, समझ लो आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है पूरा, 1 लाख रुपये पूरा आपने डाल दिया एक इक्विटी में, आप ये सोच लो कि ये कभी भी और कहीं कोई भी वक्त 20% गिर सकता है। द डे आपने ये सोच लिया कि ये 20% हो सकता है, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, आपका ऑलरेडी माइंडसेट वेल्दी माइंडसेट बन गया। अब क्या होगा, जब आप 10% गिरता है आपको ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, जब वो 15% भी गिरता है आप प्रिपेयर्ड हो कि हाँ मुझे पता है कि हो सकता है, और उस 15% में जब रिटेल इन्वेस्टर एग्जिट कर देता है पैनिक में, आप प्रिपेयर्ड हो, आप स्टे पुट करते हो, और वो वही 85 रुपीज़ विल गो टू 170, 1,70,000 इन द नेक्स्ट 5 years, 4 years, 3 years, डिपेंडिंग ऑन द रिकवरी ऑफ द मार्केट। तो ये जो है आप सीख सकते हो, और आपके माइंड को पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा उसको। अभी पिछले 5-6 दिनों में भी बहुत बार हुआ है। अभी एक काफ़ी सीनियर कोलीग है एक इंडस्ट्री आईटी के कंपनी में, उन्होंने 2020 में अराउंड अप्रैल, जब मार्केट काफ़ी गिर गया था, 30-35% गिर गया था, उन्होंने बोला कि अब मुझे कभी ज़िंदगी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। मुझे, उनका पैसा 100 रुपया था, वो तकरीबन 70 या 65 रुपीज़ आ गया था। 100 रुपया बोल रहा हूँ, इट कैन बी इन क्रोर्स ऑल्सो, इट कैन बी इन लैक्स ऑल्सो। तो उन्होंने बोला कि मुझे आज का आज ही निकालना है। तो मैंने सिर्फ उनको एक ही बोला कि मैंने आपको एक प्लान दिया था कि अगर ये होगा तो आपको क्या करना चाहिए, अगर 20% गिरता है तो आपको क्या करना चाहिए, 30% गिरता है तो आपको क्या करना चाहिए। फंडामेंटल इशू है कि मार्केट पैनिक कर रहा है, मैंने आपको ये सब चीज़ सिखाई है, आप उस फ्रेमवर्क को जाके पढ़ो एक बार। उन्होंने पढ़ा, और एक्चुअली उस फ्रेमवर्क में ये लिखा हुआ था कि इन्वेस्ट और करो, ठीक है। उन्होंने इन्वेस्ट तो नहीं किया बट निकाला नहीं था, और आज वो ही 65 रुपीज़ का पोर्टफोलियो तकरीबन 300 रुपया हो गया। तो ऐसे सबका होता है, आई मीन सब, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल्सो हैव ग्रीड्स, वी ऑल्सो हैव फियर, ये सबके साथ होता है। इट्स जस्ट दैट कि कोई आपके पीछे खड़ा होना चाहिए, जब आप गिरने वाले हो पकड़ के बोलना चाहिए कि टेंशन नहीं है, आप स्टे पुट करो, क्योंकि आपके पास एक प्लान रेडी है। तो ये आगे भी होगा। रिटेल इन्वेस्टर को मैं यही बोलूँगा कि प्लान करो, प्रिपेयर करो, ताकि ये जो फ्रेमवर्क आप जो बना रहे हो, कभी भी जब आपको प्रेशर आता है, वो फ्रेमवर्क के मतलब जाके पढ़ो, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि मुझे ये इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके प्लान में ऑलरेडी है ही। आपने अभी अपने कॉन्वर्जेशन में मेंशन किया फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, और आप खुद एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैं, आप प्रोफेशनली सबको गाइड करते हैं, तो आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, आपने देखा होगा फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अपना ओपिनियन शेयर करते हैं कि कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए। जब आप वैसे वीडियोस को देखते हैं तो क्या आप उन वीडियोस के सपोर्ट में हैं जो वो गाइडेंस दे रहे हैं, या आपको लगता है कि शायद वो प्रोफेशनल नहीं है या एक्सपर्ट से नहीं आ रहा है, तो हमें शायद उन पे रिलाई नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है? इट्स लाइक जो इनिशियल वीडियोस आते हैं जिसमें आपको सिखाते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, रेशियोज़ क्या होते हैं, वो सब चीज़ के लिए आई थिंक फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने काफ़ी अच्छा काम किया पिछले इतने सालों में। जो भी लोग आए हैं, एक्चुअली दे हैव डन अ ग्रेट जॉब ऑफ गेटिंग पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये मार्केट क्या है, इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। बट प्रॉब्लम मुझे उनसे ये है कि जब वो अपना व्यूज़ देने लग जाते हैं, और वो जो व्यूज़ होते हैं वो प्रैक्टिकल व्यूज़ नहीं होते। आज भी मैंने पिछले 1 महीने में जब वॉर स्टार्ट हुआ है, इतने सारे वीडियोस आने लगे, 25,000 से 24,000 से निफ्टी के लेवल से लोगों ने बोला इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। ऐसे नहीं होता है। जस्ट बिकॉज मार्केट गिर गया तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको सिचुएशन एनालाइज करना पड़ता है। हर फॉल में आप इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। बट लोगों का क्या है, ये लोग सब आए हैं पिछले 5 साल में, और पिछले 5 साल में जब भी मार्केट गिरता है, अगर आपने इन्वेस्ट किया तो जनरली ऊपर आ जाता है। बट अगर यही चीज़ आपने 2013 में देखा, या अगर आप 2008 में जाते हो, या अगर आप 2003 में जाते हो, तो ऐसे कभी हुआ नहीं था कि गिरते ही ऊपर आ जाता है। गिर के आता है ऊपर, बट उसको 5 साल लग जाते हैं। तो अगर आपने इन्फ्लुएंसर के बात सुन के इन्वेस्ट कर दिया 24,000 में या 25,000 निफ्टी में, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वापस 25,000 अगले साल ही आ जाएगा, अगले 6 महीने में आ जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिकल गैप जो है वो मुझे क्लियरली दिखता है काफ़ी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर में। आई कैन से 90% ऑफ द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स डोंट हैव द एक्सपीरियंस, और वो आज की तारीख में हार्मफुल है। जो उनको फॉलो करते हैं उनके लिए काफ़ी हार्मफुल है। और हमारे पास काफ़ी आते हैं कि अच्छा किसी ने बताया था, मैंने इस फंड में डाल दिया, अब मैं क्या करूं। क्योंकि आप इन्वेस्ट तो कर देते हो, कोई आपको बताता नहीं है कि क्या करना उसके बाद, राइट। तो ये जो गैप्स है उसके कारण आई एम अ लिटिल अगेंस्ट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स।
बट उन्होंने जो पहला जो काम किया है विच इज़ नॉलेज शेयरिंग, आई थिंक उसके लिए कमेंडेबल जॉब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने किया। तो एडवाइस के लिए आपको जनरली रजिस्टर्ड पीपल के साथ जाना चाहिए, और नॉलेज के लिए, समझने के लिए, बेसिक्स के लिए फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आर गुड। मार्सेलिस इंडिया वेल्थ सर्वे 2025 रिपोर्ट के मुताबिक 40% इंडियन इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और 50% से ज़्यादा लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा है। वहीं मैं एक HSBC की रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि पिछले एक साल में इंडियन हाउस होल्ड्स में गोल्ड एलोकेशन जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो आपका क्या मानना है फिजिकल एसेट्स को लेकर? आप क्या गाइड करना चाहोगे कि जो लोग कंफ्यूज्ड है कि हम फिजिकल एसेट्स में अपने पैसों को ज़्यादा एलोकेट करें या फिर हम इक्विटी में जाएं? सब एसेट्स का अपना अपना रोल होता है, ठीक है। फिजिकल एसेट का एक रोल होता है विच इज़ स्टेबिलिटी। जैसे अगर आप रियल एस्टेट देखते हो और आपको पता है कि इट गिव्स यू प्राइड, क्योंकि कभी भी आप अपना घर लेते हो इट गिव्स यू लॉट ऑफ प्राइड। इट ऑल्सो गिव्स यू स्टेबिलिटी, क्योंकि द मोमेंट यू हैव अ हाउस सबको लगता है कि अच्छा ये स्टेबल हो गया। गोल्ड का रोल एक अलग रोल है। गोल्ड का रोल है इन्फ्लेशन हेज। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है तो जनरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड एक्ट्स लाइक अ गुड हेज। यही इक्विटी का रोल है ग्रोथ, ठीक है। और डेट जो एफडी होता है या फिक्स्ड इनकम होता है उसका रोल है स्टेबल रिटर्न्स। सो सब एसेट जो है अपना अपना रोल लेके आते हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि रियल एस्टेट अच्छा नहीं है या गोल्ड बहुत अच्छा है। सब एसेट में आपको एक एलोकेशन रखना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन द लाइफ स्टेज दैट यू आर इन। कि समझ लो आप रिटायरमेंट के आसपास हो तो आपको ग्रोथ एसेट्स में कम रखना चाहिए, वाइल स्टेबल एसेट्स में ज़्यादा रखना चाहिए। समझ लो आप यंग हो, आज ही आपने करियर स्टार्ट किया, आज ही आपका फर्स्ट पे चेक आए, तो आपको ग्रोथ एसेट में ज़्यादा रखना चाहिए। बट हर एसेट का रोल होता है और कोई भी एसेट सबसे अच्छा या सबसे बुरा नहीं होता है। आपको एलोकेशन सब में रखना चाहिए। और आपने जो बात बोली थी कि लोग खुश नहीं हैं अपने रिटर्न से, क्यों? क्योंकि उनको गलत बताया गया कि रिटर्न क्या आ सकता है। जैसे सबको लगता है कि इक्विटी में 14-15% बहुत ईजीली आता है, ऐसे है ही नहीं। मार्केट में अगर आपको रिटर्न चाहिए तो 12% से ऊपर आना इज़ वेरी डिफिकल्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यही चीज़ फिक्स्ड इनकम में अगर आप सोच रहे हो कि आपको 8% आ जाएगा, मे बी आपको आ सकता है, बट 6% इज़ द आइडियल रिटर्न ऑल्सो। सो अगर आपका एक्सपेक्टेशन सही है तो आपका रिटर्न भी सही आएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। सो मेरे हिसाब से सब एसेट्स को अपना अपना एक रोल चाहिए, और बाय डिज़ाइन रियल एस्टेट ज़्यादा ही होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसमें ज़्यादा होता है। 10 to 15 ईयर्स एक सही एक टाइम पीरियड हम मान सकते हैं जहाँ पे आप एक डिसेंट पैसा इक्विटी से कमा सकते हैं? थोड़ा सा लंबा और होना चाहिए। 10 to 15 इज़ अ गुड स्टार्टर, कि अगर आपको पैसा नहीं चाहिए 10 to 15 ईयर्स में तो इक्विटी इज़ अ राइट एलोकेशन। बट अगर आपको रियल कंपाउंडिंग चाहिए तो आइडियली 2 से 3 डिकेड्स, राइट, विच इज़ 30 ईयर्स इज़ अ राइट फ्रेम। मेरा एक खुद का एक क्लाइंट है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 20 साल से, 2006 से वो जुड़े हुए हैं मेरे साथ। उन्होंने मेरे को 30 लाख रुपया दिया था 2006 में। ही सेड मेरे पास 30 लाख रुपया है, इन्फोसिस में काम करते थे। फिर उन्होंने बीच बीच में पैसा ऐड किया था, SIP किया था, NRI है वो, तो उन्होंने बीच बीच में इन्वेस्ट किया था। आज वही 30 लाख प्लस न्यू मनी हैज़ ग्रोन ओनली एट 12%, राइट, ठीक है। बट उनका जो पोर्टफोलियो का वर्थ है आज क्लोज टू 32 करोड़ है। 30 लाख से 30 लाख प्लस और भी डाला था पैसा, ऐसे नहीं कि उन्होंने सिर्फ 30 लाख डाला था, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम डालते गए और पिछले 12 साल में उन्होंने 1 रुपये भी ऐड नहीं किया। ओके, ठीक है। बट आज उनका पोर्टफोलियो 32 करोड़ है, गिरने के बाद में भी 30 करोड़ हो गया होगा, बट 30 से बीच बीच में ऐड करने के बाद आज 30 करोड़ हो गया। एंड उनका ग्रोथ रेट इज़ ओनली 12%। ऐसे नहीं कि उन्होंने 15% के हिसाब से ग्रो किया, 12%। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़, अगर आप टाइम देते हो कोई चीज़ को, इनको 20 साल हो गया, अगर आप कोई भी चीज़ को टाइम देते हो, जैसे आप अपना आई मीन व्हेन यू हैव किड्स दे ग्रो, ऐसे नहीं कि वो एक पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ऑल दैट स्टफ, राइट। वैसे ही आपको पोर्टफोलियो को नर्चर करना पड़ता है, एक सही तरीके से नर्चर करना पड़ता है, तब जाके इमेंस वेल्थ बिल्ड होता है। इंडियन हाउस होल्ड्स में म्यूचुअल फंड और इक्विटीज़ में 15 से 20% लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं अगर हम US कनाडा की बात करें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 50% 60% लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज के टाइम में अगर मान लीजिए किसी के पास 50 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए है, तो क्या अप्रोच उनको लेना चाहिए ताकि वो एक बहुत ही गोल अलाइंड पोर्टफोलियो बिल्ड कर सके?
देखो आज जो है थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है, जो पिछले साल नहीं था या आगे भी डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आज किसी के पास पैसा, नया पैसा आता है और समझ लो उसने अपना बेसिक्स कवर कर लिया, विच इज़ अपना सेफ्टी नेट बिल्ड कर लिया, उसके पास ज़्यादा डेट है नहीं एंड ऑल दिस स्टफ, तो मुझे लगता है कि उनको इक्विटी में इंडियन एंड ग्लोबल बोथ मिला के अबाउट 50-60% रखना चाहिए। गोल्ड में 5-10 मे बी 15% डालना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर यही डेट है विच इज़ फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी चीज़ों में, उनको तकरीबन 5 या 10% डाल सकते हैं। और फाइनली ये कैश का रोल इस टाइम पे, कैश का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैश मतलब जो आप अपने अकाउंट में या लिक्विड फंड में रखते हो, उसको अबाउट 5 to 10% रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि समझ लो अगर कल मार्केट गिरता है तो आप उस कैश को यूज़ करके आप एवरेज भी कर सकते हो, राइट। तो ये जो पोर्टफोलियो, वाइड स्प्रेड पोर्टफोलियो है, जिसमें इक्विटी है, जिसमें डेट है, जिसमें इंटरनेशनल भी है, जिससे जिससे आपको डॉलर हेज मिल जाएगा, और जिससे गोल्ड भी है, जिससे आपको थोड़ा सेफ्टी नेट मिल जाएगा, ये आज के हिसाब से रखना चाहिए। एलोकेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अगर आपका गोल 5 साल के बाद है, राइट। अगर आपका गोल अगले 1 साल में है तो आप इक्विटी भूल जाओ, अगर आप गोल भी भूल जाओ, आपको सिर्फ और सिर्फ डेट ही रखना चाहिए। तो आपको अपने गोल का टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर 5 साल के ऊपर है तो जो मैंने पहले बताया तो वो चलेगा, अगर 10 साल है तो भी यही चलेगा। बट अगर आप 1 साल या 2 साल में अगर आप ये पैसा चाहते हो कि आप किसी रियल एस्टेट के लिए डाउन पेमेंट करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे रिस्क लेना चाहिए। इसको कम्प्लीटली रिस्क फ्री रखो, क्योंकि टर्मोइल हो सकता है मार्केट में, और भी बुरा हो सकता है आगे जाके। आप वो नहीं चाहोगे कि आपका जो 1 करोड़ या 50 लाख नीचे आ जाए, क्योंकि आपको 2 साल में या 1 साल में वो पैसा चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स, चेंज योर एलोकेशन। बट 5 साल के ऊपर है तो मेरा पहले वाला एलोकेशन सही रहेगा आपके लिए। और कई सारे एच.एन.आई इन्वेस्टर्स हैं जो अपनी फैमिली प्लानिंग जब करते हैं कि बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए कितने पैसे रखने हैं या कैसे करना है, वो लोग क्या अप्रोच लेते हैं? देखो अभी एक अजम्पशन होता है, इतना क्लैरिटी नहीं होता कि कौन से कंट्री में जाने वाला है। एक अजम्पशन होता है कि चलो मैं यूएस पढ़ा था तो मेरा बेटा या मेरी बेटी भी यूएस पढ़ेगी, राइट। या नहीं तो यूके जाएंगे, या नहीं तो मे बी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनको रफली एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि कहाँ पे इंटरेस्ट है, कौन से कंट्री में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो सकती है इंडिया से बेटर, राइट। अभी आपका बचा हुआ है या मे बी 1-2 साल है उनका, आई मीन शी और ही इज़ ओनली 1 year और 2 years ओल्ड, तो वो ये सोचते हैं कि मुझे डॉलर में रुपया बनाना है या मुझे एक डिफरेंट करेंसी में रुपया रखना पड़ेगा, क्योंकि आईएनआर डिप्रिशिएट होता है। आईएनआर हर साल ऑन एन एवरेज डिप्रिशिएट्स अगेंस्ट यूएसडी बाई 3.5 to 4%। तो मतलब आपका पैसा बैठे बैठे परचेजिंग पावर कम होता जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है कि समझ लो मुझे फॉरेन भेजना है या मुझे इंडिया भेजना है। दैट क्लैरिटी इज़ वॉट दे लुक फॉर, जब पहले पहले सोचते हैं। और जैसे ही वो क्लैरिटी आ जाती है तो समझ लो फॉरेन भेजना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंट इक्विटी पोर्शन बनाते हैं। एक जो है इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करता है, और एक जो है आपको डॉलर हेज भी देगा, थोड़ा ग्रोथ भी देगा। तो उससे क्या होगा, आप जब इन दोनों को मिला लेते हो तो आपका एक हेल्दी पोर्टफोलियो बन जाता है, जो डॉलर हेज भी हो जाएगा प्लस ग्रोथ भी ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि आपको 20 साल बाद पैसे चाहिए या 15 साल बाद पैसे चाहिए, राइट। तो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं, बट विद अ मिक्स ऑफ USD एंड INR पोर्टफोलियोज, बोथ ग्रोइंग, राइट। और जो डिफरेंस आता है वो समझ लो आपका गोल आज 15 साल बाद है, बट 10 साल बाद वो सिर्फ 5 साल के बाद है। तो उस 5 साल के बाद आपको धीरे धीरे आपका जो ग्रोथ पोर्टफोलियो को अनवाइंड करना पड़ेगा। उसमें धीरे धीरे आपको डेट या श्योर इनकम वाले जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें भरना पड़ेगा, ताकि जब आपका 15 साल में जब वो पैसा चाहिए होगा उसमें वॉलेटिलिटी नहीं होगा, राइट। तो पहले ग्रोथ, फिर अक्यूमुलेशन, फिर विड्रॉवल। अक्यूमुलेशन फेज में आप ज़्यादा डेट भरते हो। इक्विटीज़ दो तरह के हैं। तो ग्रोथ इक्विटी हम जानते हैं कि किस टाइप के स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करते हैं और वो किस बकेट में आता है। जो दूसरी बकेट की आप बात कर रहे थे, उसको आप अगर थोड़ा सा और इलॉबरेट कर सको कि क्या स्पेसिफिक उसमें होता है? इंडिया में भी म्यूचुअल फंड्स है जो आपका पैसा इंडिया से लेते हैं और बाहर भेजते हैं, और बाहर के स्टॉक्स में, बाहर के ETFs में इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट इज़ ग्लोबल इन्वेस्टिंग। एक होता है इंडिया इन्वेस्टिंग, तो सबको पता है। और ग्लोबल इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आपका पैसा इंडिया से लेके कहीं और जाता है। समझ लो आपको US में इन्वेस्ट करना है, जिसमें एप्पल में इन्वेस्ट करेगा, एनवीडिया में इन्वेस्ट करेगा, पता नहीं को जो भी ये फंड मैनेजर कॉल लेता है वो उस फंड में जाके इन्वेस्ट कर देगा। तो आज आपने समझ लो आज 90 रुपीज़ है $1 का एग्जाम्पल, तो आपने 90 रुपीज़ बेच के $1 ग्लोबली इन्वेस्ट कर दिया।
और वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है उसको कहाँ डालना है। और जब आपका 5 साल बाद ये समझ लो पैसा चाहिए, INR जो है कोई भी रेट हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी डॉलर में है। और एप्पल अगर ग्रो करता है, एनवीडिया ग्रो करता है या फेसबुक ग्रो करता है, तो आपका जो $1 इन्वेस्टमेंट था वो भी उसके हिसाब से लेट से $2 हो गया। तो ऐसे आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि मैं एप्पल यूज़र हूँ, मैं मेटा यूज़र हूँ, मैं गूगल यूज़र हूँ, तो आप डायरेक्टली भी स्टॉक्स ले सकते हो, म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो, या इस इंडिया म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू भी जा सकते हो, जिससे आप डॉलर एसेट्स बिल्ड कर सकते हो। आपका पोर्टफोलियो डॉलर हेज भी हो जाएगा, प्लस अगर आप उसमें इक्विटी में डालते हो तो इक्विटी डॉलर में हो जाएगा, और अगर आप डेट में भी डाल सकते हो, जैसे US के ट्रेजरीज होते हैं जो 4% का रिटर्न देते हैं, 4.5% का रिटर्न देते हैं, उसमें भी आप इन्वेस्ट करते हो। डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम फ्रेम में आप उसके बेसिस पे ये डिज़ाइन कर सकते हो। और क्या इन दोनों का रेशियो 50-50 होता है, या जो डिपेंड करता है। जनरली 50-50 इज़ ओके, बट कभी कभी 60-40 भी होता है, कभी कभी 40-60 भी होता है, डिपेंडिंग कि आपने क्या प्लान बनाया है और मार्केट का वैल्यूएशन क्या है, ये सब चीज़ उसमें आ जाता है। जब आप एक एडवाइज़र को पूछोगे तो आप वो एक डिज़ाइन करके देगा जिस मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से, ग्रोथ आउटलुक के हिसाब से, रिस्क्स के हिसाब से, वो डिज़ाइन करके आपको एक पोर्टफोलियो बना के देगा। जनरली 50-50 इज़ ओके। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में और एक साल में मार्केट का हाल कैसा रहा है, मतलब सभी परेशान हैं और समझ नहीं आ रहा है क्या करें। निफ्टी 50 ने रिटर्न्स बहुत ही ख़राब दिए हैं, और अगर बात करें मिड कैप की और स्मॉल कैप की तो करेक्शंस काफ़ी ज़्यादा शार्प थे। तो ऐसे सिचुएशन में किसी को अपने एसेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में? इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है। लोगों को लगता है स्मॉल कैप में काफ़ी रिटर्न आते हैं, ज़रूर आते हैं, बट अगर आप उसको छोड़ देते हो फॉर एवर तो उसका रिटर्न काफ़ी एवरेज आउट हो जाता है। मतलब स्मॉल कैप थोड़ा टैक्टिकल होता है, मतलब आपको एक एंट्री पॉइंट भी होना चाहिए और एग्जिट भी होना चाहिए, राइट। तो स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको ट्रेडर का माइंडसेट लेके आना पड़ेगा आज भी, राइट। मिड और लार्ज कैप्स आर जनरली द वेल्थ क्रिएटर्स। वही एसेट्स है जो ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली आपको आउट परफॉर्मेंस दे के बिल्ड करते हैं। तो अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो और आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं तो ये भी बोलूँगा कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ही मत करो, ठीक है। थोड़ा बहुत रिटर्न ऊपर नीचे होगा, बट ठीक है, इन्वेस्ट ही मत करो। 0% एलोकेशन इन स्मॉल कैप, क्योंकि अगर आप टैक्टिकली उसको मैनेज नहीं करोगे, एंट्री नहीं सही करोगे या एग्जिट नहीं सही करोगे, तो उसका रिटर्न एज गुड एज लार्ज कैप ही है। तो मैं क्यों रिस्क लूँ स्मॉल कैप में डाल के जब लार्ज कैप भी उतना ही रिटर्न दे रहा है, राइट। तो मेरे हिसाब से अगर आप आज इन्वेस्ट करना चाहोगे तो मे बी 70% पोर्टफोलियो जो है लार्ज कैप में जाएगा, 30% जो है मिड कैप में जाएगा, और उस 30% में अगर आपको फिर भी खेलना है थोड़ा बहुत, तो उसी 30% में स्मॉल कैप भी ऐड कर सकते हो। 70% तो लार्ज कैप में आज भी होना चाहिए, क्योंकि उससे स्टेबिलिटी आती है आपके पोर्टफोलियो में। 30% में थोड़ा बहुत ग्रोथ ज़्यादा आ सकता है, बट करेक्शन भी ज़्यादा आता है, जैसे आपने बोला पहले, करेक्शन भी ज़्यादा आता है। तो आपको 70-30 इज़ एन आइडियल एलोकेशन मेरे हिसाब से। पास्ट में ऐसा कोई हुआ है क्या कभी कि कोई कंपनी को किसी ने मतलब अंडर एस्टिमेट किया एंड देन एकदम से वो बूम कर गया, और फिर लोगों ने सोचा कि हमको मे बी शायद इन्वेस्ट करना चाहिए था, इसमें पोटेंशियल था? कोई ऐसा एग्जांपल अगर आप शेयर कर अरे पाएं। बहुत होता है, जब छोटी कंपनीज जब छोटी होती है आपको उस पर बिलीफ ही नहीं होता है। तो ऐसे जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी होती है, एक कंपनी करती है वेल्थ क्रिएशन स्टडी, अगर आप देखोगे उसमें अबाउट 4-5% ऑफ स्मॉल कैप्स ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स गो ऑन टू बिकम लार्ज कैप, ठीक है। अगर आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया स्मॉल कैप के टाइम पे, या जब वो उसकी जर्नी स्टार्ट होती है लार्ज कैप बनने की, तो आपने काफ़ी वेल्थ बना लिया। जो आज एक्सपर्ट्स है, जो आप जिसने काफ़ी वेल्थ बनाया, जैसे वॉरेन बफेट है, इंडिया में भी काफ़ी लोग, राकेश झुनझुनवाला जैसे काफ़ी लोग हैं, उन्होंने क्या किया, इस कंपनी में पहले तब इन्वेस्ट किया जब किसी ने सोचा भी नहीं था, और इन्वेस्ट करके ऐसे नहीं कि 100% आ गया, 2 गुना हो गया तो मैं एग्जिट कर दिया। उन्होंने उस पर वापस विश्वास रखा, तो ओवर 5-10-15 ईयर पीरियड वही जो 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया वो 1000 रुपया हो गया, और उसके बाद 10,000 रुपया हो गया। तो वेल्थ ऐसे ही बनता है, और ऐसे काफ़ी कंपनीज में इंडिया में जो बहुत स्मॉल स्टार्ट किया और आज काफ़ी बड़ा, निफ्टी 50 में भी वो कंपनीज हैं। अब ग्लोबली हमने देखा है कि बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को और कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। वैसे ही हाल फिलहाल में कॉपर की बहुत बात चल रही थी। अगर आप टीवी ऑन करोगे तो न्यूज़ में भी कॉपर कैसे बूम कर रहा है, और सारे आई थिंक इन्वेस्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स उसकी वीडियोस बना रहे थे।
और ऐसे एक टर्म भी है राइट, डॉक्टर कॉपर, जिसको माना जाता है कि दैट इज़ लाइक एन इंडिकेटर। कॉपर का प्राइस बढ़ रहा है तो ग्लोबली इकोनॉमिक जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है। Correct. तो आप क्या बिलीव करते हो कि क्या ये जो टेम्पररी जो भी सिचुएशंस होती हैं मार्केट में, या फिर थीमेटिक सिचुएशंस जिनको बोलते हैं, उस पर बिलीव करना चाहिए? क्या वो अप्रोच सही है? थीमेटिक इन्वेस्टिंग गलत नहीं है, लेकिन थीमेटिक इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स आते हैं वो भी थीम के साथ ही आते हैं। वो ऐसे नहीं कि आपने आज ही इन्वेस्ट किया और एक साल में आपका थीम प्ले आउट होता है। वो काफ़ी कम टाइम पे ऐसे सिचुएशंस प्ले आउट होते हैं। बट इन जनरल अगर आप थीम में इन्वेस्ट करते हो, जैसे इंडिया का डिफेंस थीम है, जैसे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग थीम है, वो ऐसे नहीं कि आपने आज डाला और अगले साल में डबल हो जाएगा पैसा। उसको प्ले आउट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जैसे आपने डॉक्टर कॉपर का जो सिचुएशन बताया था, विच इज़ नथिंग बट कि जब कॉपर का इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ता है जिसके कारण प्राइस बढ़ता है, तो सारी दुनिया में ग्रोथ है, रिसेशन नहीं है, स्लो ग्रोथ नहीं है, गुड ग्रोथ है, राइट। तो अगर आपको लगता है कि दुनिया में ग्रोथ आ रहा है जिसके कारण मेटल्स में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, ये 100% प्ले आउट होगा। बट अगर आप उसका प्राइस आज के हिसाब से देखोगे तो डेफिनेटली आपको इमीडिएट प्ले आउट नहीं होता है। वो आज 15% गिरा होगा, कोई भी कंपनी हो, कोई भी थीम या सेक्टरल फंड आपने जिसमें इन्वेस्ट किया, वो 15% गिर सकता है। बट 5-6 ईयर्स में अगर ये थीम प्ले आउट होता है, यही 100 रुपये आपने जो इन्वेस्ट किया 200, 250, 300 रुपया भी हो सकता है, राइट। तो इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि ये लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में दुनिया में ये जो रोल आप सोच रहे हो, कॉपर का रोल सोच रहे हो, कैसे प्ले आउट होगा, कौन सा ETF लेना है, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, कौन सा स्टॉक लेना है, पूरा रिसर्च करके डाल के उसको टाइम दो। 3-4-5 साल अगर टाइम दोगे तो डेफिनेटली प्ले आउट होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसा बनाने की सोच रहे हैं तो थीमेटिक अप्रोच से आप नहीं बना सकते हो। यू एटलीस्ट हैव टू गिव 3 to 5 years, तब जाके आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स दिखेंगे। करेक्ट? कोई भी नरेशन बेस्ड इन्वेस्टिंग में ऐसे ही होता है। आपको लगता है कि अगर आज मैं ले लेता हूँ, जैसे पिछले इन दिनों में गोल्ड का भी था, सिल्वर का भी था, मैं डाल दिया और हमेशा ऊपर जाएगा, ऐसे होता ही नहीं है। एक बार हाँ जंप जरूर होता है, बम्प अप बोलते हैं जिसको, बट एक बार जब वो नरेशन जो है वीकन हो जाता है तो जनरली आप देखते हो कि प्राइजेस कम हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग अप वो एक्चुअली नीचे चले जाते हैं। क्योंकि इसको बोलते हैं कि जो उस लेवल पे नरेशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हायर लेवल पे बड़े बड़े हैंड्स निकल जाते हैं। मतलब आपको जो बेचने वाला वो बड़ा आदमी है, वो दे के निकल गया, और जब नीचे आएगा आप पैनिक करके आप सेल कर देते हो और वही बड़ा आदमी वापस ले लेता है। तो नरेशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट में जाओगे तो कभी भी आपको इमीडिएट पैसा नहीं मिलने वाला। थीम को समझो, रोल क्या होगा इस थीम का दुनिया में, इंडिया में, एक स्पेसिफिक सेक्टर में, काफ़ी डिटेल में जाओ, फिर इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा। नहीं तो ठीक है, लक है आपके साथ तो आप 10% आप बना लोगे, बट जनरली इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स लकी नहीं होते हैं शॉर्ट टर्म में। और वैसे ही अभी LPG क्राइसिस के साथ हुआ राइट, जब ऐसा हुआ कि अब तो गैस सिलेंडर्स मिलना बंद हो जाएंगे और फिर लॉकडाउन भी लगने वाला है, तो सब लोगों ने जाकर सुपरमार्केट्स में भीड़ लगा ली कि हमको इंडक्शन कुकटॉप लेना है। अब इस सिचुएशन में भी क्या हुआ कि जो स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं कुछ इंडक्शन कुकटॉप को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। नरेटिव बेस्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, एक बम्प अप आता है, बट जनरली मैंने ये देखा है कि अगर कंपनी का फंडामेंटल्स चेंज ड्रास्टिकली नहीं होगा तो प्राइस स्टैग्नेट हो जाता है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपने ऑलरेडी प्राइस पे कर दिया, इसका हाई प्राइस पे कर दिया, और जो प्ले आउट होना चाहिए, जैसे आपको इस केस में कुकटॉप को प्ले आउट करना चाहिए। अगर आपका स्टॉक प्राइस ऑलरेडी बता रहा है कि इसका रेवेन्यू जो आने वाला है, इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होने वाली है, जिसके कारण मेरा प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है, राइट, स्टॉक प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो आपको फ्यूचर ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए नैरेटिव बेस्ड इन्वेस्टिंग में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, कौन से स्टेज में इन्वेस्ट करोगे वो देखना पड़ेगा। और अगर आप नरेशन में जाते हो तो प्लीज़ एग्जिट भी करना ज़रूरी है। थीम में जाते हो तो लंबा रखो, नरेशन में जाते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ज़्यादा ग्रीडी मत बनो। थोड़ा बहुत रिटर्न मिल गया, किसी ने टिप दिया, आपने ले लिया, आप लक्की हो गए, आई एम यूजिंग द वर्ड लक्की अगेन, तो एग्जिट कर देना। बट थीम्स ऐसे नहीं प्ले आउट होते। तो नरेशन और थीम में कैसे उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सो जनरली क्या होता है, नरेशन में क्या होता है, एक नया रिसेंट जो न्यूज़ आए उसके बेसिस पे अगर आपको स्टॉक रेकमेंड कोई कर रहा है, दैट इज़ नरेशन। बट एक पॉलिसी डिसीशंस के बेसिस में, जैसे दुनिया में गोल्ड क्यों बढ़ा था, राइट, एक पूरे सेंट्रल बैंक्स 2022 के वॉर के बाद मूव टुवर्ड्स गोल्ड,
दैट इज़ अ थीम. ऐसे नहीं कि वो नरेशन है, राइट. उसने लिया और सेंट्रल बैंक्स ने अपना डॉलर रिजर्व कम किया और गोल्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ाया. तो जब धीरे धीरे सारी दुनिया से गोल्ड का डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. दैट इज़ अ थीमेटिक स्टोरी फॉर द नेक्स्ट मल्टीपल डिकेड्स, राइट. बट नरेशन में क्या होगा, जैसे बोला कि अच्छा एलपीजी बंद हो गया, कुकटॉप ले लो, दैट इज़ नरेशन. और समझ लो कल एलपीजी खुल गया तो, राइट. तो फिर आपका इंडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप क्यों एडिशनल एक भीड़ अपने घर पे रखोगे. और आज की सिचुएशन में अगर देखोगे एलपीजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है. बीच में हमारे घर में भी हुआ था, बट सबके घर में अगर आप नॉर्मली एलपीजी आ रहा है तो मुझे इंडक्शन की ज़रूरत ही क्या है. सो दिस इज़ कॉल्ड नरेशन. तो जो शॉर्ट टर्म बताते हैं ये मेरा टिप है, ये रख लो, इसकी बेसिस पे स्टॉक बढ़ेगा, वो कभी भी अच्छी सलाह नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. आप थीम्स देखो, पॉलिसीज़ देखो, गवर्नमेंट के बजट्स कहाँ जाते हैं वो देखो. इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहे हैं, गोल्ड में जा रहे हैं, या नहीं तो ब्रिजेस बनाने में जा रहे हैं, पोर्ट्स बनाने में जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं. दीज आर द थीम्स दैट द गवर्नमेंट इज प्लेइंग आउट. तो उसमें आप खेल सकते हो, विच इज़ 5-7 ईयर स्टोरी. अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की. तो हम सब जानते हैं कि मोतीलाल ओसवाल जो मिड कैप फंड है वो बहुत सालों से टॉप परफॉर्मर रहा, बट एक साल से फॉर सम रीज़न वो अपने बेंचमार्क से बिलो परफॉर्म कर रहा है. और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसका रीज़न है कि बहुत ही उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स रखी थी जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अब. बट अब जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जो इन्वेस्ट करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनके लिए अब 3 ही ऑप्शंस बच गए हैं. या तो वो इस फंड से एग्ज़िट ले लें, या तो वो और पैसे डालते जाएं और फिर देखते रहें कि पैसा उनका और गिर रहा है, या फिर वो इस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर करें और सोचें कि ठीक है इन फ्यूचर में सिचुएशन सही होगी. तो आपके हिसाब से उन इन्वेस्टर्स के लिए क्या एक मैसेज है, या क्या आप उनको गाइडेंस देना चाहेंगे कि कैसे अप्रोच करें इस सिचुएशन को? अगर आप उसको थोड़ा डिटेल में जाओगे, राइट, तब आपको समझ में आता है कि यही रीज़न है जो रिटेल इन्वेस्टर्स गलत जाते हैं. जो जब रिटर्न आ रहा था, राइट, किसी ने भी पूछा नहीं कि इसके कॉम्पोजिशन क्या है, राइट. उस टाइम पे भी इस म्यूचुअल फंड में 25 ही स्टॉक थे, ठीक है. आज भी इस म्यूचुअल फंड में 25 ही स्टॉक है. तो कुछ चेंज नहीं हुआ. जस्ट दैट कि उस टाइम पे इट्स अ हाई बीटा म्यूचुअल फंड. जब अग्रेसिवली मार्केट ग्रो करेगा, ये पोर्टफोलियो और भी अग्रेसिवली ग्रो करेगा, क्योंकि सिर्फ 25 ही स्टॉक है. अगर आप दूसरे म्यूचुअल फंड में इसके कॉम्पिटिटर्स को दोगे, उसके पास 70 स्टॉक है. तो दैट इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड एंड दिस इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो. जब ऊपर जाता है इस हिसाब से ही ऊपर जाएगा, और जब नीचे आता है इट्स अ हाई बीटा. तो नीचे भी जब आएगा तो तेज़ी से ही नीचे आएगा, तो बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करेगा, और जब ऊपर आएगा बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करेगा. यही स्टाइल है. फंड में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ माइंडसेट इन्वेस्टर का चेंज हो गया, अरे ये तो ज़्यादा गिर गया. बट जब बढ़ रहा था, आपने इस फंड के बारे में जाना नहीं, अंदर जाके देखा नहीं कि कौन सा स्टॉक है, कितना स्टॉक है, ऑल दिस स्टफ. देखो, यही बोलता हूँ बिलीफ. अगर आपने फंडामेंटली इस फंड को एनालाइज किया है, आपने देखा है कि इस फंड में ऐसे ऐसे स्टॉक है, इसका शार्प रेशियो क्या है, बीटा क्या है, परफॉर्म कैसे करेगा इन वेरियस डिफरेंट सिचुएशन, जो बोलते हैं ना सिनेरियो एनालिसिस करना पड़ता है. तब अगर आप बिलीव करते हो कि हाँ दिस इज़ द राइट फंड, इन्वेस्ट करने से पहले ये सब करना पड़ेगा आपको, तो इसमें इसका बिलीव कुछ चेंज ही नहीं हुआ है. जस्ट दैट ये रिटर्न अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी पिछले 1 साल में जब मार्केट गिर रहा है तो ये ज़्यादा गिरेगा. पर जब मार्केट बढ़ेगा, पॉसिबली दिस विल ऑल्सो ग्रो फास्टर. तो अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, अपना थियरी देखो कि क्यों आपने इन्वेस्ट किया, आपने कहीं लिखा होगा या अपने माइंड में रखा होगा. अगर वो थियरी चेंज नहीं हुआ है तो कंटिन्यू टू होल्ड, कंटिन्यू टू ऐड. बट अगर आप चेंज हो गया तो फिर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है. कभी कभी गलत असेसमेंट हो जाता है. आपको लगता है कि मेरे को ये फंड सूट करेगा, बट ऐसे भी होता है कि नहीं सूट करेगा, तो आप एग्जिट कर सकते हो. इसमें एक और चीज़ हो गया है जिसके कारण मार्केट, ये म्यूचुअल फंड थोड़ा गिरा हुआ है, क्योंकि इसका पूरा इन्वेस्टमेंट टीम जो है चेंज हो गया. तो फॉर ऑल यू नो, कल से ये फंड का स्टाइल भी चेंज हो गया. तो अगर मैच नहीं हो रहा है या थियरीज चेंज होंगे तो आप एग्जिट कर सकते हो. अदरवाइज इट्स अ गुड फंड टू कंटिन्यू. तो अब बात करते हैं गोल्ड की. इंडियन फैमिलीज़ में स्पेसिफिकली हमने देखा है कि 2 तरह के माइंडसेट्स होते हैं. एक तो वो जिनके घर पे ये माइंडसेट है कि जो भी पैसा कहीं से भी आ रहा है, अगर बोनस मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, गोल्ड खरीद लो, है ना. चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी हो, गोल्ड कॉइन हो, गोल्ड बार्स हो, बट हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है. और वहीं कॉन्ट्रास्ट में दूसरी फैमिलीज़ हैं जिनके घर पे शायद बिल्कुल भी गोल्ड नहीं है या गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हमेशा सोचता है कि गोल्ड का एलोकेशन कितना होना चाहिए पोर्टफोलियो में,
अभी हम देखते हैं कि कितना सारा कन्फ्यूजन है। बहुत लोग बोलते हैं कि गोल्ड में कम इन्वेस्ट करो, फिजिकल गोल्ड में बिल्कुल भी मत करो। तो क्या सही अप्रोच है, क्या सही है, क्या गलत है, आप बताइए। और साथ ही साथ HNI इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं, उनका क्या अप्रोच होता है गोल्ड को लेकर? देखो, गोल्ड होता है, एक चीज़ होता है कंजम्पशन के लिए और एक होता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ओके, क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी ज्वेलरी जो है इन्वेस्टमेंट है, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपका जो कंज्यूम्ड गोल्ड है उसका जो वैल्यू है इन्वेस्टेड गोल्ड से हमेशा कम रहेगा, क्योंकि आप उसको यूज़ कर रहे हो, राइट। तो जब आप किसी के पास जाते हो, कोई ज्वेलरी के पास जाओगे, ये गोल्ड ले लो, मुझे पैसा दे दो, वो कभी आपको 100% वैल्यू नहीं दे सकता गोल्ड का, राइट। तो कंज्यूम्ड गोल्ड का वैल्यू जो है, अगर आपको रियली कैलकुलेशन में डालना है, तो आप समझ लो कि अगर आपके पास 100 ग्राम का गोल्ड है, कंज्यूम्ड गोल्ड, तो आप उसको 70 ग्राम ही समझो, क्योंकि 70% ही आपको वैल्यू मिलेगा, 30% का ये चार्ज वो चार्ज करके चला जाएगा। सो दैट इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट कंज्यूम्ड गोल्ड। और इन्वेस्टेड गोल्ड है जो है 100% है, जो आपको रखना चाहिए। अब टू आंसर योर क्वेश्चन कि कितना होना चाहिए, राइट, ये डिपेंड करता है कि आपका जो पोर्टफोलियो ऑलरेडी कितना डाइवर्सिफाइड है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो आप धीरे धीरे इसको 10% तक लेके आओ, राइट। अगर आप ऑलरेडी अग्रेसिव इन्वेस्टर हो या मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हो, जैसे HNI है, उसके लिए आप 15% भी जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन वर्ल्ड सिचुएशन, राइट। आप 5% भी रख सकते हो, 15% तक भी जा सकते हो, बट कोई भी एसेट में ओवर एलोकेट करना इज़ नेवर रिकमेंडेड। आपको लगता है कि हाँ गोल्ड, एक्चुअली पिछले 20 साल में अगर आप देखोगे, गोल्ड का रिटर्न ऑलमोस्ट निफ्टी के जितना रिटर्न है, राइट। सो यू हैव कंज्यूम्ड ऑल्सो, प्लस यू हैव एन्जॉयड द गोल्ड एज वेल, प्लस आपको रिटर्न भी अच्छा मिला, राइट। बट कोई भी एलोकेशन जो है 15% से ज़्यादा अगर आप डालोगे, राइट, वो कभी कभी फेजेस में काफ़ी अच्छा काम करेगा, बट इन फेजेस वेयर वो नीचे जाएगा, आपको काफ़ी पेन भी दे सकता है। तो मेरे हिसाब से नए इन्वेस्टर को पहले धीरे धीरे 5, फिर 10, फिर 15 तक जाना चाहिए। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, ही कैन एक्चुअली गो अप टू 15% ऑल्सो, अगर उससे कम है तो। और अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड डाइवर्सिफाइड ऑलरेडी है, तो मे बी का अवॉइड भी कर सकता है गोल्ड, क्योंकि उसका ऑलरेडी 15% हो चुका है, तो ज़रूरी नहीं है वो गोल्ड हमेशा ही डाले। और जैसे आपने खुद मेंशन किया कि मान लो किसी ने गोल्ड ज्वेलरी ली और आज से मान लो 20 साल पहले वो ली थी और उसको वो कंज्यूम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उसका रिटर्न भी अच्छा आ रहा है, तो देखा जाए वो क्या वो सही अप्रोच है? मेरे हिसाब से गोल्ड एज अ ज्वेलरी इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू एन्जॉय द इन्वेस्टमेंट दैट यू मेकिंग। क्योंकि अगर आप हर चीज़ 5 साल 10 साल के लिए छोड़ दोगे, तो आज क्या करोगे, राइट। तो गोल्ड जो है वो गैप आपको अच्छी तरह फिल करता है कि आप एन्जॉय भी करो, पहनो भी, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस भी लेके आओ, प्लस उसमें ग्रोथ भी होता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड ज्वेलरी इज़ नॉट अ बैड आइडिया। ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, रिटर्न थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है, बट यू ऑल्सो नीड टू एन्जॉय योर इन्वेस्टमेंट। एट द एंड ऑफ द डे पैसे का करोगे क्या, राइट। ओवर सब कुछ अगर आप 20 साल के बाद करोगे, तो आज क्या करोगे। तो मेरे हिसाब से गोल्ड ज्वेलरी इज एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया टू इन्वेस्ट एंड ऑल्सो कंज्यूम। और मेजॉरिटी ऑफ HNI इन्वेस्टर्स इसको लेकर क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि 15% इज़ अ गुड एलोकेशन फॉर गोल्ड, या फिर उनका ये होता है कि सबका इंडिविजुअली अलग अलग होता है कि नहीं मुझे ज़्यादा करना है या मुझे बिल्कुल भी नहीं करना? हाँ, तो जनरली हम लोग बोलते हैं 5 to 15%, बट मेजॉरिटी का अगर आप देखोगे, किसी के पास व्यू नहीं होता है, वो बोलते हैं कि जो सही लगता है वो करना चाहिए। तो मेजॉरिटी पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे 10% में रुक जाता है। और अगर स्ट्रक्चरली, जैसे मैंने आपको बताया 2022 में ट्रेंड चेंज हुआ गोल्ड को लेके ग्लोबली भी, राइट। इंडिया में अगर आप देखोगे, गोल्ड का रिटर्न जो है गोल्ड प्राइस बढ़ने के कारण नहीं हुआ है, डॉलर बढ़ने से हुआ है, राइट। अगर आप USD में कैलकुलेट करोगे, गोल्ड के रिटर्न ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि हर साल INR USD के अगेंस्ट में डिप्रिशिएट होता है और गोल्ड जो है USD में आपको मिलता है, इसके कारण आपका प्राइस जो है बढ़ रहा है, राइट। तो 2022 के बाद दुनिया भी गोल्ड को काफ़ी सीरियसली ले रही है, राइट। उससे पहले दुनिया में इट टुक 13 ईयर्स और 11 ईयर्स टू एक्चुअली गोल्ड का जो सबसे टॉप प्राइस था 2013 में या 11 में, आई फॉरगॉट द डेट, उस प्राइस को ब्रेक करने के लिए 11 साल लग गया था डॉलर में। तो किसी ने रिटर्न नहीं बनाया 11 लॉन्ग ईयर्स इन गोल्ड, बट इंडिया में रिटर्न बनता गया क्योंकि डॉलर बढ़ता गया, राइट। तो दुनिया वाले भी काफ़ी सीरियस हो गए गोल्ड को लेके 2022 के बाद। तो वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल थीम, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था। तो उस पॉइंट में आपका गोल्ड एलोकेशन 15% तक भी जा सकता है,
नहीं तो जनरली 10% इज़ नॉट अ बैड आइडिया फॉर एनी पोर्टफोलियो. HNI हो गया या रिटेल हो गया, 10% इज़ अ गुड आइडिया टू स्टार्ट विद. और जैसे गोल्ड अभी डाउन है, तो क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का गोल्ड में, या फिर हमें रुकना चाहिए? इस साल देखो क्या हो गया, पिछले 2 साल में गोल्ड का नरेटिव बेस्ड इन्वेस्टिंग काफ़ी हो गया. तो नरेशन में जब आप जाते हो, वी कॉल इट वीक हैंड्स पकड़ता है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स निकल जाता है. ठीक है, जब नरेशन में आज वीक हैंड्स ही रह गए, जो $5,000, 5-5.5, 1,60,000 तक भी गया था गोल्ड, राइट. तो उस टाइम पे काफ़ी वीक इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स हु डोंट हैव इनफ नॉलेज हैव गॉट इनटू इट एट 1,60,000. उनके लिए तो अगले 1 साल और भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि गोल्ड के प्राइजेस मुझे नहीं लगता है कि इस प्राइस पे काफ़ी दिन रहेंगे. थोड़ा बहुत नीचे आएंगे, बट लॉन्गर टर्म में बढ़ेगा. शॉर्टर टर्म में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. तो जिसको इन्वेस्ट करना है, एक साथ में इन्वेस्ट मत करो, एक्चुअली स्टैगर कर दो. अगले 10 महीने में, 12 महीने में, अगर आपके पास लेट से 1,00,000 रुपये है तो 10-10 हज़ार रुपया करके अगले 10 महीने में ख़रीद लो. इस साल रिटर्न मिलना गोल्ड में थोड़ा सा मुश्किल है, बट लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली इट लुक्स लाइक अ गुड इन्वेस्टमेंट एलोकेशन इन योर पोर्टफोलियो. और गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो सबसे सही तरीका क्या है? देयर आर गोल्ड ETFs, या तो आप फिजिकल गोल्ड ले लो, या सोवरेन बॉन्ड्स हैं, तो क्या सही अप्रोच है? मेरे हिसाब से तो गोल्ड ETFs एंड फंड्स आर द बेस्ट. फिजिकल गोल्ड में स्टोरेज इश्यूज है, GSTs आ सकते हैं इफ़ समबडी चार्जेस यू ऑन गोल्ड बार्स एंड थिंग्स से दैट. तो सबसे इजी और सिंपल वे है कि आपने गोल्ड ETF लिया है, गोल्ड म्यूचुअल फंड ले लिया और आपने डीमैट में या अपने फोलियोज़ में सेव कर दिया. और सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज़ SGB. द रीज़न वाई सेकेंड बेस्ट है क्योंकि आज की तारीख में SGB है नहीं. अगर होता तो उससे अच्छा ऑप्शन है ही नहीं, बट अभी गवर्नमेंट इशू नहीं करेगा. इट्स अ वेरी कॉस्टली एक्सपेरिमेंट. गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे पॉकेट से पैसे निकल जाएंगे, राइट. तो गवर्नमेंट तो बंद कर दिया. SGB ट्रेड जरूर होते हैं, अगर आपको मिलता है तो ख़रीद लो, बट ईजी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि गोल्ड फंड्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन. और एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में इससे, कि क्या गोल्ड ETF गोल्ड का जो रियल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसको ट्रैक कर पाता है, या वहाँ पे बहुत एक बड़ा मेजर डिफरेंस हमको देखने मिलता है? नहीं, इट हैज़ टू ट्रैक. थोड़ा सा डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि हर फंड का चार्ज होता है, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो चाहे रेगुलर इन्वेस्टमेंट हो. एवरी फंड विल चार्ज यू अ सर्टन फंड मैनेजमेंट कॉस्ट. तो उसके चक्कर में आपको जो गोल्ड ETF का जो प्राइस है थोड़ा सा हमेशा कम रहेगा. जो रिटर्न है हमेशा इंडेक्स, यहाँ के केस में गोल्ड, हमेशा उससे कम रहेगा क्योंकि कॉस्ट आ जाता है. नहीं तो 1 यूनिट अगर इसको ETF इशू करना है तो उसको 1 ग्राम ऑफ गोल्ड होना ही पड़ेगा. दैट्स कंपलसरी. दैट इज़ कंपलसरी. नहीं तो वो इशू नहीं कर सकते. तो आपका इन्वेस्टमेंट तो है, बट वो जो फंड मैनेजमेंट कॉस्ट है उसके चक्कर में आपको थोड़ा सा रिटर्न कम मिलेगा गोल्ड नेचुरल या फिजिकल गोल्ड से. आप एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहे हैं जो हमको पे Absolutely. करना पड़ता है. करेक्ट. तो आई थिंक कई लोग ये भी सोचते होंगे कि इससे बेटर फिर फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर ले, कम से कम उसे कंज्यूम कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे, एंड देन जो भी एक्सपेंस रेशियो ये सब जो कॉस्ट होता है वो हम बैलेंस कर सकते हैं. बट एट दी एंड वही बात आती है कि फिजिकल गोल्ड क्या सेफ़ है घर पे रखना. Yeah. एक बहुत बड़ा दिमाग में हेडेक है कि कहाँ रखें, कैसे रखें. तो बेटर है ETFs में इन्वेस्ट करना. मेरे काफ़ी इन्वेस्टर्स है जो इतना वो जो 0.5% है, समझ लो 1% है, एग्जैजरेट कर रहा हूँ, 1% कॉस्ट पे करना प्रेफर करेंगे और ETF या म्यूचुअल फंड में स्टोर करना प्रेफर करेंगे. क्योंकि अगर आपके पास 100 ग्राम गोल्ड है या 1 किलो गोल्ड है आपके, अगर आपने लॉकर में रखा है, तो आपको समझ सकते हैं कितना टेंशन होता है रात को. कुछ हो गया तो, थेफ्ट हो गया, आप कितने भी सेफ एनवायरनमेंट में हो जाए, राइट. टुडे वी आर ऑल ओपन, राइट. तो आप ये चीज़ एक्सपोज हो जाते हो. इसलिए कॉस्ट को ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए. स्टोरेज, थेफ्ट को ध्यान रखते हुए काफ़ी लोग फंड और ETF में जाते हैं. फिजिकल गोल्ड में आज के ज़माने में एटलीस्ट HNI तो ज़्यादा नहीं करते. अब जब हमने बात की है गोल्ड की, तो हम सिल्वर की बात करते हैं. सिल्वर को लेकर भी आपको पता है काफ़ी सारा नैरेटिव पुश हुआ था रिसेंटली. एंड सिल्वर भी, जैसे गोल्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल है, वैसे ही सिल्वर भी है. और आजकल आप देखोगे कि EVs में, सोलार्स में और हर जगह एक्चुअली यूज़ हो रहा है. तो क्या आपका थॉट प्रोसेस है, क्या आप एडवाइस करते हो कि सिल्वर में कितना आपका एलोकेशन होना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, सिल्वर में अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं है जैसे गोल्ड में हो सकता है. मुझे लगता है कि सिल्वर कैन बी कॉम्पनसेटेड फॉर, क्योंकि एक सिल्वर आज क्यों बढ़ा है,
सबको लगता है कि एआई जो डेटा सेंटर्स है, जो इट कंडक्ट्स हीट वेरी वेल, सो डेटा सेंटर्स में यूज़ आएंगे, दे थॉट ईवी में यूज़ आएगा, ऐसे ऐसे करके काफ़ी स्टोरीज आ चुकी है. बट आपने को एक बात याद रखना पड़ेगा, ये है कि एट अ सर्टन प्राइस पॉइंट जो सिल्वर है वो रिप्लेस भी हो सकता है, राइट? अगर मुझे लगता है कि आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ समथिंग, इसमें सिल्वर लगता है, बट अगर वो महंगा होता गया तो मैं सिल्वर का ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगा, विच इज़ नॉट द केस विद गोल्ड. आज की तारीख में गोल्ड का ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट सिल्वर के ऑल्टरनेटिव काफ़ी आ सकते हैं, राइट? तो सिल्वर का जो प्राइस है एट अ सर्टन प्राइस पॉइंट कैप होना चाहिए, विच कैन बी $130 ऑल्सो, जो आज की तारीख में डबल है यहाँ से. उस पॉइंट के बाद मेरे को वायबल नहीं होगा उसको मेरा रॉ मटेरियल बनाने का, राइट? तो अनलाइक गोल्ड, सिल्वर इज़ मोर टैक्टिकल. जैसे स्मॉल कैप था वैसे सिल्वर इज़ मोर टैक्टिकल. आपने पैसा बना लिया, एग्जिट कर दो. बट अगर आप उसको सोचते हो कि मैं उसको यूज़ करूँगी कंपाउंडिंग के लिए, आई थिंक इट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट सिल्वर एज अ कंपाउंडिंग स्टोरी. इट इज़ ओके, आप थोड़ा बहुत एलोकेशन करोगे, पैसा रिटर्न आ गया, एग्जिट करोगे, वापस इन्वेस्ट करोगे, एग्जिट करोगे. बट कंपाउंडिंग में लंबा चौड़ा कंपाउंडिंग सिल्वर से आना थोड़ा मुश्किल है, अनलाइक गोल्ड. इसी चीज़ पे हमारे एक शो थ्राइव बाय ग्रो पर एक गेस्ट आए थे, समीर अरोरा नाम है उनका. उन्होंने कहा था कि अगर ये बात सच होती कि ईवीज़ में या सोलार पैनल्स में इतना सिल्वर यूज़ हो रहा है एक्चुअल में, तो क्या लोग सोलार पैनल से सिल्वर नहीं निकाल लेते, करेक्ट, है ना? करेक्ट. तो ये उनका कहना था कि ये बस एक नैरेटिव है जिसको पुश किया जा रहा है ताकि जो प्राइस है उसको जस्टिफाई कर सके. तो क्या सच में ये एक नैरेटिव है? एक्चुअल में इतना सिल्वर का यूसेज नहीं है हर एक कमोडिटी में. देखो, डिमांड जो है थोड़ा बढ़ा है, ऐसे नहीं कि वो बढ़ा ही नहीं है, और सप्लाई भी घटा है. पिछले 5 साल में नया कैपेसिटी ऐड नहीं हुआ है, सो सप्लाई कंस्ट्रेंट है और डिमांड बढ़ता जा रहा है. तो ऐसे नहीं कि सब कुछ गलत है. I mean, जो $30 में था, वॉज इट वर्थ इट टू बी एट $30? मे बी नॉट. $60 में मे बी इट इज़ वर्थ इट. बट अगर आप सोचोगे कि यही चीज़, जैसे मेरा एक क्लाइंट है जिसने इन्वेस्ट किया था $70 या $75 के हिसाब से इंडिया में, राइट? उनको ये बोला गया था कि ये $300 चला जाएगा इमीडिएटली, और उन्होंने रखा. वो एक्चुअली $75 से 110 तक भी चला गया था, फिर 2 दिन में वो 40% गिर गया, राइट? कोई भी अच्छा एसेट इस हिसाब से गिरता नहीं है मेरे हिसाब से, राइट? कोई भी स्ट्रेटेजिक एसेट जो भी स्ट्रॉन्ग, जिसका बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग हो, 40% 1-2 दिन में गिरना शोज़ कि इसमें काफ़ी नरेशन बिल्ड किया हुआ है लोगों ने. और कितने लोग एग्जिट कर दिए होंगे $110, मुझे नहीं पता, बट वीक हैंड्स आज भी फंसे हुए हैं $110 में, राइट? तो नरेशन बेस्ड इन्वेस्टिंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल इज सिल्वर, जिसको आपको टैक्टिकली खेलना ठीक है, बट आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर एज एन एसेट कैन बी केप्ट इन योर पोर्टफोलियो. आप जो HNI इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं उसमें सिल्वर का कितना रोल आप बहुत कम, मे बी 1-2% किसी को. और हम लोग खुद नहीं करते हैं सिल्वर, हम लोग क्या करते हैं, फंड मैनेजर को दे देते हैं जो अपने आप एलोकेशन चेंज करता रहेगा. तो हम लोग ऐसे सिल्वर ETF करके अलग से खरीदते नहीं है. ज़्यादातर लोग के पास गोल्ड ही होता है, और समझ लो किसी को ये अच्छा लगता है कि सिल्वर में डालना है, तो हम लोग इंडिया में आज द वन गुड थिंग इज देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड, जिसमें फंड मैनेजर कॉल लेता है कि मुझे सिल्वर में कितना डालना है, गोल्ड में कितना डालना है. तो हम लोग उस फंड में क्लाइंट का पैसा डालते हैं. आज की तारीख में अलग से एक सिल्वर ETF या सिल्वर म्यूचुअल फंड किसी के भी पोर्टफोलियो में नहीं है. अब बात करते हैं कि अगर कोई सोफिस्टिकेटेड पोर्टफोलियो बनाना चाहता है ना, तो उसके लिए बहुत सारे मतलब कुछ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं. जैसे अगर हम बात करें PMS की, तो उसमें आपका मिनिमम टिकट प्राइस शायद 50 लाख रुपीज़ है. Correct. अगर आप AIF की बात करें तो वहाँ पे 1 करोड़ है मिनिमम टिकट प्राइस. मतलब अगर आपके पास 1 करोड़ है तभी आप उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो. और अभी रिसेंटली सेबी ने जो अनाउंस किया था SIF, तो उसमें उन्होंने 10 लाख कर दिया है. Correct. ये जो भी फंड्स हैं, इसमें सही टाइम क्या है इन्वेस्ट करने का, और क्या क्राइटेरियाज है कि अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में ज़रा बताइए. जो PMS और AIF 50 लाख और 1 करोड़ के मिनिमम्स में आते हैं, राइट? तो मेरा कहना यही है, काफ़ी लोगों को PMS अच्छा लगता है. लोग हमेशा, मैंने देखा है 35+, 40+ ईयर्स ओल्ड जनरली अपना स्टार्टिंग जर्नी PMS के साथ ही कर लेते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. प्राइमरली बिकॉज आपने 50 लाख रुपया एक फंड मैनेजर को पूरा दे दिया. आपके पास 50 लाख रुपया ही है,
और उस 50 लाख आप एक फंड मैनेजर के हाथ में दे दिया। नाउ अगर वो फंड मैनेजर अच्छा कर दिया तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, बट ऑन द नेगेटिव साइड इफ़ ही डजंट डू वेल, राइट, आपका 3 साल 4 साल का कंपाउंडिंग वहीं पे अटक गया। और जो क्रूशियल ईयर्स है आपके 35 से 40 इज़ अ क्रूशियल ईयर, और आपका वहीं पे वहीं पैसा अटक गया। ऐसे हुआ है, ऐसे नहीं कि जो दिखते हैं, जो टीवी में आते हैं वो सब अच्छा करते हैं, उनके पीएमएस अगर आप जाके रिटर्न देखोगे यूल बी सरप्राइज। तो हम लोग यही बोलते हैं कि जब तक आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा नहीं हो जाए कि आपको जो 50 lakhs है 10% हो जाए, इन द सेंस इफ योर पोर्टफोलियो इज 5 crores देन मे बी 1 PMS इज़ अ गुड आइडिया, क्योंकि आपका जो पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 10% एक आदमी डिसाइड कर रहा है, बाकी 90% जिसमें आप म्यूचुअल फंड भी डालोगे, जिसमें कुछ और भी डालोगे, डेट भी डालोगे, वो आपको स्टेबिलिटी दे देता है, रिटर्न्स का प्रेडिक्टेबिलिटी दे देता है। और अगर ये 10% इन्वेस्टमेंट आपने जो पीएमएस में किया है, अगर वो गलत भी चला जाता है, वो एट्रीब्यूशन जो बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूशन एनालिसिस, जब आप एनालाइज करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके कंपाउंडिंग में ज़्यादा नहीं आएगा। तो मेरा ये व्यू होता है कि 10% तक मैक्सिमम आपका पोर्टफोलियो पीएमएस में, एक पीएमएस में होना चाहिए। सेम विद एआईएफ, अगर आपको 1 करोड़ रुपया एक एआईएफ में देना है तो प्लीज़ मेक श्योर आपका पोर्टफोलियो 10 करोड़ है, उसके नीचे नहीं आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई भी कितना भी बड़ा अच्छा एआईएफ हो, अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, तो ये भी सोच सकते हो कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है आपके ओवरऑल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, राइट। सो 10% इज़ माई क्राइटेरिया। नाउ टॉकिंग अबाउट एसआईएफ, आई थिंक सेबी ये समझ चुका है कि रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी इंडिया में आ चुका है। 15% इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, राइट। 5, 10, 15, आज 15 हो गया, और धीरे धीरे ये 20-25%, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियलाइजेशन। इंडिया धीरे धीरे फाइनेंशियलाइजेशन में जा रहा है। तो सेबी ने ये बोला कि जो नॉलेज पीएमएस वालों के पास है, जो नॉलेज एआईएफ वालों के पास है, जो 20-20 साल का नॉलेज है, राइट, वाई डोंट आई ब्रिंग दैट टू डिसर्निंग और क्लियर इन्वेस्टर जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है मार्केट के बारे में। और एंट्री लेवल 10 लाख रखने से उन्होंने क्या किया, जो नए इन्वेस्टर्स है उसको अवॉइड कर दिया, और जो पुराने इन्वेस्टर्स है उसको भी एक अच्छे लेवल पे एंट्री दिला दी। एसआईएफ इज़ अ ग्रेट आइडिया इन माय व्यू। अगर अगला ट्रेंड जो है म्यूचुअल फंड के बाद डेफिनेटली एसआईएफ में ही आएगा, क्योंकि आप बेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, बेस्ट ऑफ पीएमएस, बेस्ट ऑफ एआईएफ लेके एक प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिलता है, अग्रेसिव अपसाइड रिटर्न भी मिलता है। ऐसे करके 8-9 तरीके के एसआईएफ्स आने वाले हैं इंडिया में। अगले 2-3 साल में आप देखोगे एसआईएफ विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट वन कैन मेक। बट उसमें भी याद रखना 10 लाख रुपये है, तो जब तक आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपया नहीं होता है, कोई भी एसआईएफ में इन्वेस्ट मत करना। अब जैसे 1 करोड़ रुपया हो जाता है, धीरे धीरे एसआईएफ का पोर्टफोलियो भी बनाना स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका पोर्टफोलियो में भी 1 करोड़ है या 1.5 करोड़ है, और वो काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि मुझे तो अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। अब काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से रिस्की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो स्टॉक लिस्ट ही नहीं हुआ है एक्सचेंज पे, उसका हमको पता नहीं है कि कैसी क्या सिचुएशन है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो उनके वेबसाइट पे है वो सही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या अनलिस्टेड स्टॉक्स कंसिडर करना चाहिए किसी को, और अगर करना चाहिए तो कितना रिस्क ले सकता है? ये इट्स टू सेटिस्फाई योर एड्रेनलिन, इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आपको एक रश होता है जब आप यंग होते हो, आपको नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, राइट। तो अनलिस्टेड जो है एग्जैक्टली वो आपका नीड सेटिस्फाई करता है। ये भी हो सकता है कि अनलिस्टेड आपने इन्वेस्ट किया कोई अच्छी कंपनी में, आपने स्पॉट कर लिया बाई चांस और वो काफ़ी ग्रो कर लिया, राइट। बट इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ चांस। देखो, अगर आपको रिटर्न ही चाहिए और अग्रेसिव रिटर्न ही चाहिए तो अनलिस्टेड एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करें और स्मॉल कैप में ट्राई कर लो, क्योंकि उसमें वो भी कोई अनलिस्टेड से कम नहीं है। बट अगर आपको फिर भी करना है, आपके दोस्त ने बोल दिया उसका एक कंपनी है जो भी अच्छी कंपनी है, अगर आपको फिर भी करना है मे बी 1%, मे बी 2% एट मैक्स आपको करना है, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ कैपिटल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है दैन गेन ऑन कैपिटल। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपको करना है, पहले तो अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टिंग इज़ एन आर्ट। सबको लगता है कि सिर्फ फंडामेंटल्स बैलेंस शीट पढ़ लिया तो हो जाएगा, नहीं, एग्जीक्यूशन में भी काफ़ी मैटर करता है, प्रोमोटर में भी मैटर करता है, आगे क्या होगा, ग्लोबल फैक्टर्स, इंटरनल लोकल फैक्टर्स, सब मैटर करता है, जो अगर आप पढ़ सकते हो मे बी 1-2% डाल सकते हो, बट मोस्ट केसेस में लोग स्पेकुलेशन के हिसाब से करते हैं। तो इसीलिए मैं तो बोलूँगा अवॉइड करें, बट फिर भी किसी को करना है तो मैक्स 2% ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर सकते हो अनलिस्टेड में। कल ही कहीं पढ़ रही थी कि स्विगी में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने बहुत पहले इन्वेस्ट किया था,
अब वो काफ़ी ज़्यादा उससे रिटर्न्स वो कमा पा रहे हैं। तो उस केस में बहुत लोग अब सोचते हैं कि ठीक है, हम भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं थ्रू रिसर्च एंड एनालिसिस कि कौन सी कंपनी आगे बढ़ने वाली है। क्या एच इन्वेस्टर्स रहते हैं कि हाँ ठीक है, हमको भी इस साल कोई ना कोई अनलिस्टेड में इन्वेस्ट करना है? उनका क्या थॉट प्रोसेस होता है? हाँ, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, सो उनको भी इच्छा होती है कि मैं भी डाल देता हूँ पैसा किसी अनलिस्टेड कंपनी में। जैसे आपने बताया स्विगी की स्टोरी, मेरे पास काफ़ी स्टोरीज है स्विगी को लेके। जो भी मेरे को ये कभी समझ में नहीं आता है कि जस्ट बिकॉज एक सेलिब्रिटी इन्वेस्ट करता है जिसको कोई आइडिया नहीं है मार्केट के बारे में, कोई स्टॉक के आइडिया नहीं है, आपको क्यों इन्वेस्ट करना है? जब उसको खुद को ही नहीं पता है तो आप उसको क्यों फॉलो कर रहे हो? ठीक है, उसने इन्वेस्ट कर दिया, आपने कभी ये देखा कि उसने कितना इन्वेस्ट किया, कितना परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो में डाला? लोगों को लगता है कि उसने इन्वेस्ट किया तो मैं भी कर दूं। अरे उसने मे बी 0.5%, मे बी 1/4% डाला है, जो आपके लिए मतलब काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो जस्ट डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज इज़ अ सेलिब्रिटी। ठीक है, ही इज़ गुड, बट वो अपने एरिया में सेलिब्रिटी है। फिनेंस में आज की तारीख में सेलिब्रिटी 2-4 ही लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली, आई मीन जैसे राकेश झुनझुनवाला जी है, राइट? ही इज़ शोन बोथ साइड्स की, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म। वो आपके सेलिब्रिटी हो तो ठीक है, वो डाल रहे हैं, आप मे बी डाल सकते हो। बट स्विगी का स्टोरी ये है, जिसने भी डाला है आज उन्होंने पैसे कमाए नहीं है। आज उनका पैसा कम से कम 40 से 50% डाउन है। 40 से 50% डाउन है, क्योंकि हम लोग ने काफ़ी वी हैड हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आए थे स्विगी के अनलिस्टेड के टाइम पे, और हमने सबको एक ही चीज़ बोला है कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, आप इन्वेस्ट मत करना इसमें। कोई भी अनलिस्टेड में हम लोग यही बोलते हैं कि जब तक आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं है तो इसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा एक क्लाइंट है जो मेरे से गुस्सा भी हो गया कि मेरे को क्यों नहीं दिला रहा है तू, और वो किसी और से ले लिया, और उसने एक प्राइस पे लिया जो आज के प्राइस के हिसाब से 40% डाउन है, राइट? तो स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टिंग, अगेन स्विगी में काफ़ी स्टोरीज आए थे। कंपनी अच्छी है बट प्राइस ज़रूरी नहीं है अच्छी। तो आज जो प्राइस चल रहा है, मे बी दैट इज़ अ गुड प्राइस। जो प्राइस चल रहा था उस टाइम पे, मे बी दैट वॉज अ बैड प्राइस। तो अगर इन्वेस्ट करना है 1-2% इन्वेस्ट करो मैक्सिमम, और कोई भी सेलिब्रिटी को फॉलो मत करो इस केस पे। मान लीजिए अगर किसी को बोनस के तौर पे या रिटायरमेंट के पैसे मिले, काफ़ी ज़्यादा लमसम मिल गया, 50 लाख रुपए जितने, तो अगर 50 लाख को हम मान के चलें कि किसी को अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है और मार्केट में एलोकेट करना है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या हो सकता है? स्टेप 1 जो है, आपका पर्पस चाहिए अगेन, कि आपको ये पैसा कब चाहिए होगा। जैसे आपने रिटायर किया, बट आपको पता है कि आप ये टेम्प्रेरी रिटायरमेंट, आप कोई और कंपनी भी ज्वाइन करने वाले हो एज एन एडवाइज़र या कुछ भी, राइट? तो आपको लग रहा है कि अगले 1-2 साल तक मुझे पैसा नहीं चाहिए, मे बी 5 साल तक मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो आपको एक पर्पस होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस मनी, मुझे कब चाहिए होगा ये एक्चुअल सेंस में, ठीक है? अगर समझ लो आपके पास 5 साल का या 6 साल का टाइम है, तो मे बी बिकॉज इट्स योर इम्पॉर्टेंट कॉर्पस, सब्सटैंशली बिग कॉर्पस, तो आपको मे बी 20-30% इक्विटी में डालना चाहिए, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन, बिकॉज ये आपका कॉर्पस लास्ट कॉर्पस भी हो सकता है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट रिटायर कर चुके हो और काफ़ी ओल्ड हो चुके हो, तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्पस जो है डेट में रखना चाहिए, राइट? गोल्ड में रखना नहीं रखना, इट इज़ फाइन, बिकॉज गोल्ड भी काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है बीच बीच में। तो 20%, 30%, मे बी मैक्स आप रिस्क एसेट जो बोलते हैं, जिसमें गोल्ड भी होता है, इक्विटी भी होता है, उसमें डालो, और बाकी सब डेट में डाल के रखो। और मान लीजिए कि अगर ये रिटायरमेंट के पैसे नहीं है, पर कोई अपने लेट 30s में है, मिड 40s में है, उनको कहीं से ये पैसा मिला है, मे बी इन अ फॉर्म ऑफ बोनस या कुछ भी, रियल एस्टेट सेल किया, कुछ भी, तो अब उनके पास तो रिटायरमेंट के पर्पस से वो नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास है ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स उस पैसे को रख के उसका ग्रोथ वो देख सके, तो उस केस में क्या अप्रोच होना चाहिए? सो देन इट विल बिकम मल्टी एसेट। हाँ। तो क्या होगा उसमें, मल्टी एसेट में ऐसे होगा कि आप सब्सटैंशियल पोर्शन ग्रोथ में डालोगे और काफ़ी कम पोर्शन स्टेबिलिटी के लिए डालोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास लॉन्ग टर्म है, तो आपको पता है कि अगर मार्केट में ऊपर नीचे भी होता है तो आपको इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए, राइट? तो उस केस में आपको एज हाई एज 80% रिस्क एसेट में डाल सकते हो, विच इंक्लूड्स इक्विटी, विच इंक्लूड्स ग्लोबल इक्विटी, विच इंक्लूड्स गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो, इफ़ यू वॉन्ट टू गो लिटिल हाई ऑन रिस्क एसेट्स। और बाकी जो 20% है, फिर भी मैं ये बोलूँगा उसको स्टेबल रखो, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ऊपर नीचे होता है, और जब आप देखते हो कि आपका पोर्टफोलियो नीचे चला गया आपके इन्वेस्ट करने के बाद,
तो आपका जो मेंटल फैक्टर्स है ना, आप पे काम करते हैं कि अच्छा आप बेच दो क्योंकि मार्केट और नीचे जाएगा और नीचे, और जिसके चक्कर में आप रॉन्ग बिहेवियर कर लेते हो विच इज़ सेलिंग, राइट। बट जब ये आपके पास एक 20% होता है जो सेफ है, जो आपको पता है कि हाँ मेरा पैसा ये जो है कहीं नहीं मूव होगा, तो आप ये जो 20% जो एलोकेशन करते हो वो आपको 80% वाले पोर्टफोलियो को बचाता है, राइट। तो 80% रिस्क एसेट, 20% स्टेबल एसेट इज स्टिल द एलोकेशन इवन इफ यू आर अ 30-year-old पर्सन। और जो 20% स्टेबल एसेट्स हैं उनमें क्या एलोकेशन होना चाहिए? तो जैसे आप इक्विटी में आप 80% डालोगे, बट अगर आप डेट में डालना चाहते हो तो द इशू इन इंडिया विद द डेट इज़ आपको इनकम टैक्स लग जाता है, ठीक है। आप एक कॉन्सेप्ट ले लेके आ सकते हो जिसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, आपको इक्विटी बहुत कम होता है और डेट काफ़ी ज़्यादा होता है, बट टैक्सेशन जो है इक्विटी टैक्सेशन लगता है। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग 30% टैक्स, आप 12.5% ही टैक्स पे करोगे आज के हिसाब से। तो दिस इज़ कॉल्ड हाइब्रिड फंड। तो मेरे हिसाब से जो फंड 20% में आप डालोगे, राइट, उसमें अबाउट 10%, 15% कुड बी हाइब्रिड फंड्स, विच इज़ इक्विटी सेविंग्स फंड, विच इज़ बैलेंस एडवांटेज फंड, विच इज़ एन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ऐसे करके 3-4 कैटेगरीज उसमें डाल सकते हो, और बाकी जो 5% है आप आर्बिट्राज फंड में डाल सकते हो, या नहीं तो शॉर्ट टर्म फंड में डाल सकते हो। ऐसे आप स्प्लिट करके आपके पोर्टफोलियो को 80% रिस्क, 20% स्टेबल कर सकते हो। और इसमें ऐसा भी है ना कि अगर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मार्केट की अभी करंट पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से ये एलोकेशन भी चेंज होता रहता होगा कि जहाँ पे मे बी इक्विटी हो गया, ग्रोथ हो गया 60% और बाकी हो गया 40%। तो क्या आप लाइक एनुअली उसको रीबैलेंस करते रहते हैं? क्या रहता है अप्रोच आपका? समझ लो आपने 50% इंडिया में डाला और 30% ग्लोबली डाला, ठीक है, और बाकी आपने स्टेबल एसेट्स में डाल दिया। तो एज यू गो अलॉन्ग आपके ग्लोबल एसेट का पोर्टफोलियो स्वेल हो गया, इंडिया का कम हो गया बिकॉज इंडिया के रिटर्न्स कम आए, और ग्लोबली आपके रिटर्न्स बढ़ गए, और स्टेबल एसेट स्टेबली रह गया। तो उस टाइम पे आपको रीबैलेंसिंग करना पड़ता है, क्योंकि आपका एक एसेट है काफ़ी बढ़ गया बियॉन्ड वॉट इट इज़ सपोज टू बी। तो अगर आप कॉल लेना चाहते हो, चाहे वो 6 महीने भी ले सकते हो, चाहे आप 1 साल में ले सकते हो, तो उस रीबैलेंसिंग के टाइम फ्रेम में आप क्या करोगे, जो आपने 30% ग्लोबली डाला वो आज 40% हो गया, राइट। जो आपने इंडिया में 50% डाला वो 40% हो गया। तो यहाँ से पैसा निकाल के आप उसमें डालो ताकि आपका वापस 50-30-20 करके पोर्टफोलियो हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड रीबैलेंसिंग, दैट इज़ कॉल्ड एसेट एलोकेशन, रीफ्रेमिंग और रीचेंजिंग योर एसेट एलोकेशन। मे बी इन 6 months, मे बी इन अ ईयर, आपको रेगुलरली करना ही पड़ेगा। जिससे क्या होगा, आपका जब एक एसेट काफ़ी स्वेलअप हो जाता है, आप उसका रिस्क थोड़ा कम कर देते हो, प्रॉफिट बुक कर लेते हो, जो भी बोल सकते हो, और जो एसेट काफ़ी नीचे जा चुका है उसमें आप सही टाइम पे पैसा। तो उसमें क्या होगा, ये जो क्वेश्चन होता है कि आज मुझे मार्केट में डालना है कि नहीं, वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी एलोकेशन फ्रेमवर्क में अपने आप वो आंसर इनबिल्ट है। तो ये जो एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क है काफ़ी पुराना आइडिया है, ये आज नहीं, मे बी 50 साल पुराना आइडिया, बट फॉलो करने वाले इंडिया में मे बी 1% भी नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि लाइक आपके साथ ही कोई इंस्टेंस कि जहाँ पे आपको अर्जेंटली रीबैलेंसिंग करनी पड़ी फॉर सम रीज़न? 2024 जैन से लेके मार्च 2024 के पीरियड में, जैसे मैंने बताया था, स्मॉल कैप का जो एलोकेशन था हमारा काफ़ी स्वेलअप हो गया था, और हमें ये भी व्यू आ गया था कि स्मॉल कैप में एलोकेशन रखना अभी काफ़ी डेंजरस है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि क्लाइंट लोग सितंबर 23 में भी इन्वेस्ट किया है, क्लाइंट लोगों ने अप्रैल 23 में भी इन्वेस्ट, जो लेस दैन ए ईयर भी है, वी एक्चुअली चेंज द एंटायर एलोकेशन टू 0। क्योंकि उसमें 2 व्यू था, एक तो काफ़ी स्वेलअप हो गया था, और दूसरा ये भी व्यू था कि आगे और दिख नहीं रहा है फ्यूचर। तो हम लोग ने, हमारा पोर्टफोलियो था 60-40, 60% इन इक्विटी के अंदर, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एलोकेशन था 60-20-20। ओके, वो काफ़ी वॉप्ड हो गया क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप्स काफ़ी ग्रो कर दिए। वी एक्चुअली चेंज दैट टू 90% लार्ज कैप एंड 10% मिड कैप एंड 0% स्मॉल कैप। तो इसके लिए काफ़ी अर्जेंटली हम लोग को काम करना पड़ा, काफ़ी क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म गेन्स बुक करना पड़ा। काफ़ी क्लाइंट नाखुश भी थे कि क्यों करा रहे हो शॉर्ट टर्म, थोड़े दिन और वेट कर सकते हैं, बट हमने बोला कि ये काफ़ी डेंजरस लग रहा है तो एग्जिट करना चाहिए। सो वी मूव्ड 0% टू स्मॉल कैप, और फॉर्चुनेटली इन द नेक्स्ट 2 years स्मॉल कैप्स आर डाउन मे बी 15%, 20%। हमारा पोर्टफोलियो आज भी स्टेबल है। और आप इंस्टिंक्ट में कितना बिलीव करते हैं? जैसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं,
उनके पास कोई फंड मैनेजर नहीं है या कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो उनको गाइड कर सके कि यार मुझे ये लग रहा है कि आई शुड इन्वेस्ट इन दिस और मे बी मुझे अपने पैसे इसमें से निकाल देने चाहिए, तो क्या उस टाइम पे इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना चाहिए जो आपको फील हो रहा है? आई बिलीव इन इंस्टिंक्ट। इनफैक्ट मेरे टीम में मैं ये भी बोलता हूँ कि चलो ठीक है, डेटा बेस्ड आपने कर लिया, सब कुछ डेटा बेस्ड है, पर आपका इंस्टिंक्ट क्या बोलता है? क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपके पास बियॉन्ड डेटा भी एक इंस्टिंक्ट आता है कि कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो बहुत अच्छा है। एक इंस्टिंक्ट ज़रूर आता है, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। ऐसे नहीं कि इमीडिएटली आ जाएगा और आपका हर इंस्टिंक्ट करेक्ट होगा। तो इसीलिए इंस्टिंक्ट के लिए भी एक प्रोसेस रखना चाहिए। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि जैसे मैं आज लेट्स से 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरा इंस्टिंक्ट ये बोल रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगा, राइट, आप उसको राइट डाउन करो, नोट डाउन करो, क्यों, क्या फैक्टर्स के कारण आप ये इंस्टिंक्ट्स बोल रहे हो, या आप सुन के बोल रहे हो किसी से, या आप अपना खुद का एक व्यू आ रहा है अपने आप ही, उसके बेसिस में आप ये बोल रहे हो। अगर आपका व्यू करेक्ट जाता है तो आप उसी पे काम करते जाओ, राइट, तो आपका इंस्टिंक्ट और भी स्ट्रांग होता जाएगा। बट ऐसे नहीं कि आप 90% इंस्टिंक्ट और 10% डेटा पे बिलीव करो। इनिशियली उल्टा करो और एक पॉइंट के बाद 70-80% डेटा, 30% 20% इंस्टिंक्ट पे जा सकते हो। और इंस्टिंक्ट प्लेज अ की रोल इन डिसीजन मेकिंग और आपको इसको बढ़ाना चाहिए, राइट। बट थोड़ा सा उसको एनालाइज भी करो कि आपके इंस्टिंक्ट कितनी बार सही गया, कितनी बार गलत गया। अगर आप 50-50 रेशियो में है तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं इंस्टिंक्ट को ज़्यादा डेटा बेस ही करो। जो भी आपके HNI इन्वेस्टर्स हैं, मे बी किसी के पास 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 100 करोड़ का पोर्टफोलियो, उससे ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, आपने सभी तरह के लोगों के साथ काम किया है, तो जितना आपने मे बी राकेश झुनझुनवाला के बारे में या दमानी सर के बारे में पढ़ा है, और जितना हम जानते हैं कि उनका प्रोसेस और उनका जर्नी क्या रहा है, आपको क्या लगता है कि उनके बीच में और ये जो HNI इन्वेस्टर्स हैं जो आज शायद मे बी 5 करोड़ या 10 करोड़ के पोर्टफोलियो पे ही फंसे हुए हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? जनरली जैसे दवानी जी के साथ तो आई एम क्वाइट क्लोज टू देयर फैमिली एज वेल, राइट। तो हम लोगों ने उनको काफ़ी देखा है, जब वो बिलीव करते हैं, राइट, वो बिलीव पूरा ही करते हैं। तो ऐसे नहीं कि जब एलोकेशन देते हैं, जैसे समझ लो मुझे XYZ फंड या XYZ स्टॉक अच्छा लगता है, हम लोग क्या करते हैं 5% एट मैक्स डालते हैं, बट वो लोग ऐसे नहीं करते। वो 10, 12, 15% तक भी एक ही स्टॉक, एक ही कंपनी, एक ही थीम में एक बड़ा पैसा एक साथ में डालते हैं। दैट इज़ अ बिग इंस्टिंक्ट दैट दे हैव कि अगर मुझे करना है और मैंने ऑलरेडी इतना काम कर लिया है इस कंपनी में, तो मैं छोटा सा 2%, 1% क्यों डालूँ? मैं डालूँ तो पूरा ही डालूँ, ताकि अगर मेरा डिसीजन सही जाता है तो लेट इट हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माई पोर्टफोलियो। ऐसे नहीं कि 2 का 4 हो गया, 15 का 30 हो गया, तब मज़ा आता है उनको। तो ये जो उनका एग्रेसिव एलोकेशन है ऑन द थीसिस दैट दे बिलीव इज़ अ ह्यूज डिफरेंशिएटर बिटवीन द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वर्सेज मे बी an HNI इन्वेस्टर वर्सेज अ रिटेल इन्वेस्टर। अगर आप यही चीज़ वॉरेन बफेट पे भी लागू होता है, राइट, वो हमेशा ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज़ में इन्वेस्ट करते हैं। वो ऐसे नहीं कि 40 स्टॉक 50 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वो जनरली 20 स्टॉक 16 स्टॉक 18 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बिलीफ है तो बढ़ा ही जाओ ना, छोटा छोटा करके क्या फ़ायदा होता है। और वो वैसे पोर्टफोलियो में काफ़ी चर्न भी करते हैं, क्योंकि जैसे उनको लगता है कि उनका थीसिस गलत है, वो लॉस बुक करने में सोचते भी नहीं है। अगर आप वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो एनालाइज करोगे, मैंने किया हुआ है पहले, तो उनके पोर्टफोलियो में चर्न काफ़ी है, 20-30% है। जो स्टॉक 2020 में या 2000 में था वो आज नहीं है, काफ़ी स्टॉक्स उसमें आज नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका थीसिस गलत है तो वो एग्जिट भी कर देते हैं। सो ये जो डिफरेंस है, 1 बिलीविंग एंड एलोकेटिंग बिग, और 2 exiting when they believe their thesis itself is wrong is something that the greatest of the investors carry. बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ होती हैं स्टॉक से लेकर, ठीक है, कि ये इसके नीचे तो नहीं गिरेगा या इतना तो कम से कम ऊपर जाएगा ये। Correct. पर कई बार ऐसा होता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलता है और कभी वो बहुत नीचे गिर जाता है या इतने ऊपर उठ जाता है कि तब आपको लगता है कि क्या एग्जिट करें, क्या सेल करें। उस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक थंब रूल क्या है कि ठीक है, मे बी अगर आपने इन पैरामीटर्स को फॉलो किया तो आप एक सेफ पोजीशन में रहेंगे, वो क्या हो सकता है? 3-4 रूल्स है, एग्जिट करने के भी 3-4 रूल्स है, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि अगर फंडामेंटल्स ऑफ द फंड और द स्टॉक जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो डिटेरियोरेट हो गया, यानी तो उसमें चेंजेस आ चुके हैं जो आपको सूट नहीं करता है, तो अगर आपको लगता है कि ये हो गया तो आपको बेझिझक उसी दिन उसी टाइम पे एग्जिट कर देना चाहिए,
राइट। इसमें ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जब आपको पता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गया, चेंजेस हो गए। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था कि फंड का स्टाइल चेंज हो गया, कंपनी के प्रोमोटर ने बेच दिया शेयर्स, कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर आपको लग रहा है कि ये करेक्ट नहीं है तो आप इमीडिएटली बिना सोचे एग्जिट कर दो। सेकेंड, आपने एक थियरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया जो कंपनी पे डिपेंडेंट है बट पॉलिसी पे भी डिपेंडेंट है, ग्लोबल पॉलिसीज़, लोकल पॉलिसीज़ पे भी डिपेंडेंट है। अगर वो फैक्टर्स चेंज हो गए जिसके कारण आपको जो सोचे वो प्ले आउट नहीं हो रहा है, जैसे थीम आपने सोचा कि XYZ थीम है, ये पॉलिसीज़ आ रहे हैं जिसके कारण XYZ थीम 5 साल के लिए अच्छा है, बट वो पॉलिसी चेंज हो गया, राइट। आपको लगता है कंजम्पशन इंडिया में अच्छा होगा, बट अगर आप देखोगे पिछले 3-4 साल में कंजम्पशन बेस स्टॉक्स गिर रहे हैं क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन का इश्यू चल रहा है, राइट, और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो आपको उस कंजम्पशन बेस्ड थीसिस को एग्जिट कर देना चाहिए, राइट। सो योर थीसिस इज स्टिल करेक्ट, बट फैक्टर्स अराउंड द ग्लोब, अराउंड इंडिया, अराउंड द कंपनीज दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन चेंज हो गया, एग्जिट कर देना चाहिए। और थर्ड, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट करना इज़, चलो आपने एक स्टॉक का पोटेंशियल देखा, वो आ चुका है, उसके प्राइस भी बढ़ चुके हैं, बट अब आपको लग रहा है कि जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ है इस कंपनी में नहीं आने वाला, एक और कंपनी जो आपने रिसर्च किया वो अच्छा है, तो व्हेन यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी एंड यू सीरियसली फील कि इसको एग्जिट करके उसमें डालूंगा तो ज़्यादा गेन आएगा, राइट, दैट इज़ व्हेन यू शुड डू द थर्ड लेवल ऑफ एग्जिट विच इज़ बेटर ऑल्टरनेटिव्स आउटसाइड ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन। तो आप इसको निकल के उस दूसरे में डाल सकते हो। एआई अभी हर चीज़ में आ गया है, इवन इन फाइनेंस में भी अब एआई टूल्स हैं, एआई मॉडल्स हैं जिस पे लोग डिपेंड कर रहे हैं, मे बी कुछ एनालिसिस के लिए या फिर किसी कंपनी का क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस चीज़ को लेकर? नो, AI जो जरूर एक काम जरूर करेगा वो है आपका एनालिसिस बेटर करके देगा, राइट। जो आपको कैलकुलेशन करने हैं, जो आपको एनालिटिक्स है, आई पर्सनली यूज़ AI फॉर अ लॉट ऑफ एनालिटिक्स क्लाइंट के पोर्टफोलियो में, क्लाइंट के डेटा में। AI ऑल्सो कैन बी योर मॉनिटर, जो मैं आपको बता रहा था, अगर रीबैलेंसिंग करना है हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, जो भी टाइम फ्रेम में आपको करना है, आज आप मैनुअली 100 लोगों का नहीं कर पाते हो, बट AI आपको काफ़ी अच्छा एक फ्रेमवर्क बिल्ड कर देगा। खुद हम लोग की कंपनी में खुद AI यूज़ करते हैं और उसको और डेवलप कर रहे हैं, ताकि चाहे मेरे पास 100 क्लाइंट हो, चाहे मेरे पास 1000 क्लाइंट हो, सबको सेम इंपॉर्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि देयर इज़ एन AI सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ईच ऑफ द पोर्टफोलियोज, जो आपको अलर्ट करेगा, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताएगा। सो AI फॉर एन एडवाइज़र इट इज़ ग्रेट, क्योंकि वो एनालिटिक्स में हेल्प करेगा, जो मॉनिटरिंग में हेल्प करेगा, रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। बट AI का जो रोल है वहाँ तक ही है, एटलीस्ट टिल नाउ। जब वो स्टॉक रेकमेंड करता है, AI जब तक ह्यूमन इमोशंस को नहीं समझता है, तो इट कैन एक्चुअली बी अ डिटरेंट और अ प्रॉब्लम लेटर ऑन, क्योंकि आज बोलेगा एंटर कर दो एक स्टॉक को, बट 3 महीने में बोलेगा एग्जिट कर दो, और वो पोर्टफोलियो 75 रुपीज़ हो गया, 100 रुपये का 75 रुपीज़ हो गया। उसको लगता है कि आप लॉजिकली कर दोगे, ठीक है, अगर आपने कर दिया तो ठीक है, क्योंकि आपने मॉडल में बिलीव किया, बट अगेन गोइंग बैक टू ह्यूमन इमोशंस, वो एग्जिट करना अपने लिए काफ़ी ईजी नहीं है। 100 रुपये का चीज़ 75 रुपीज़ में एग्जिट करना मतलब 25 रुपये का लॉस बुक करना, ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक AI ये चीज़ नहीं समझेगा, दिस गैप इज़ गोइंग टू बी देयर, सो इट कैन एक्चुअली बी अ प्रॉब्लम दैन अ सोल्यूशन। तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, मे बी 3 years, मे बी 4 years फॉर दैट टू ऑल्सो प्ले इन, बट फॉर नाउ मुझे लगता है कि डेटा एनालिटिक्स के लिए, ट्रैकिंग के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, एल्गोस के लिए, आई थिंक इट्स अ ग्रेट रेवोल्यूशन, मैं ये भी बोल सकता हूँ, फॉर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स विच AI कैन ब्रिंग इन। अब एक लास्ट सवाल कि अगर आनंद को अगर मौका मिलता कि वो 10 साल पीछे जाएं और खुद को एक फाइनेंशियल एडवाइस दे पाए कि देखो आनंद, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना, तो या फिर क्या करना, तो वो क्या होता? That's a very good question to end, but मुझे लगता है कि मैंने, अगर if it is 10 year, if I am 10 years younger, आज के तारीख में सब लोग नरेशन बेस्ड इन्वेस्टिंग में फॉल कर जाते हैं, तो अगर कोई मेरे को उस टाइम पे ये बताता है कि आनंद थीम्स को पकड़, आनंद लॉन्ग टर्म सोच, आनंद कल का मत सोच, 20 साल का सोच, और एक छोटा सा ट्रिक अगर मेरे को यूज़ करता, विच इज़ अपने लिए मत सोचना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचना, विच इज़ माई सन, राइट, आई वुड हैव एक्चुअली डन फ्यू थिंग्स वेरी डिफरेंटली, कि मैं सिर्फ और सिर्फ कल के लिए ना सोच के, मैं अपना नरेटिव बेस्ड इन्वेस्टिंग जो मैंने भी किया है, सभी करते हैं, सभी अपना फीस पे करते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉसेस, वो 100% नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ
मीडियम टू लॉन्ग टर्म सोचता, और जो भी रुपया होता मैं अगर अपना एक पर्पस डाल देता कि नेक्स्ट जनरेशन, तो मुझे लगता है कि आई वुड हैव स्टक ऑन टू अ लॉट ऑफ गुड विनर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आई डेंट थिंक दैट लॉन्ग। तो जो मल्टी बैगर्स जो होते हैं, स्टोरीज जो होती है, उसको मैं बीच बीच में काट दिया, जो अब मैं नहीं करूँगा, बट उस टाइम पे मैंने किया, तो मेरा 5 साल उसमें वेस्ट हो गया। Thank you so much for joining us. Thank you, Neha, for the wonderful questions. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.